ओके बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था उसमें जो सेक्शन बी प्रोग्रामिंग पोर्शन है उसको मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। जो भी जरूरी बातें हैं वो तो सारी बताई जाएंगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो 6 क्वेश्चन हैं एक ही क्लास में एक ही वीडियो में 6 क्वेश्चन आ जाएं आपके, तो उसके लिए हो सकता है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन ना ले पाऊं। लेकिन आज की क्लास के बाद जितने भी क्लासेस और होंगी, पर डे हो ही रही हैं, तो उनमें आपके जितने भी क्वेश्चन या जो भी मैंने गेस्ट शीट दी है उसके बारे में बहुत सारी और चीज़ें हैं जो बतानी है आपको। मतलब मेन सारी चीज़ें तो यही है कि आपको वो डेटा तैयार करना है। 3 चीज़ें जो मैंने प्रोवाइड कराई हैं उन 3 चीज़ों को आपको तैयार करना है। एक मैंने ऐप पे फाइल प्रोवाइड कराई है बोर्ड स्पेशल एग्जाम वाले फोल्डर में, 2023 वाली जो सबसे ऊपर फाइल दी गई होगी, और दूसरी ये जो फिजिकल डेटा दिया है, इतना तैयार कर लीजिए बस, उसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। और बाकी वो एमसीक्यू वाला, उसके लिए मैं फाइल वो जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है वहां से पढ़ते रहिए, बाकी मैं उसके सही टिक करके भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अपने डाउट अगर कोई हो क्वेश्चन से रिलेटेड कि यहाँ पे ये दिया हो तो कैसे करेंगे, वो दिया हो तो क्या सोचना चाहिए, तो वो तो आप पूछते रहिए। सर एमसीक्यू की लिंक कहाँ पे सर? मैंने ऐप पे दे दिया है। अच्छा ऐप पे, ओके सर, मुझे सॉरी लगा ग्रुप सॉरी, पे ऐप पे डाले नहीं, कोई लिंक। ग्रुप पे, सॉरी ग्रुप पे ही डाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग का आएगा। ठीक है, तो फंक्शन प्रोग्रामिंग में एक ये एग्जांपल के तौर पे लिया गया, क्योंकि प्रोग्राम तो चेंज होता रहता है और रियल लाइफ से ही प्रोग्राम लिया जाता है। तो आप फंक्शन प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल जो फंक्शन टॉपिक पढ़ाया गया, बस वहां से आप 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी हैं वो देख लीजिए फंडामेंटल जानने के लिए। बाकी प्रोग्राम हमेशा बदलता है। अब ये मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा था तो मैंने ये दे दिया, बाकी प्रोग्राम तो बदलता ही बदलता है। ठीक है, तो सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, ठीक है, मैं स्क्रीन अभी देख लेता हूं। सही बात है, स्क्रीन किसी ने बताया नहीं। ओके, सर जिसे कह दी सर, वो एमसीक्यू वाली लिंक किसी के पास हो तो एक बार फिर से सर डाल दे, क्योंकि डिलीट हो गया शायद। ठीक है, मैं ही डाल दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, ओके क्वेश्चन में आपका क्लास का नाम एयरपोर्ट है। ठीक है, और मेंबर फंक्शन या इंस्टेंस वेरिएबल में आपका स्ट्रिंग में नाम लिया गया है। आपका नाम क्या है, ये कस्टमर का नाम होगा। और डब्लू का मतलब यहां पे है कि कितना वेट पार्सल के रूप में आप सेंड करना चाहते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये चार्ज नाम का वेरिएबल जो है ये कैलकुलेट करेगा कि उस वेट, जो भी वेट के कैटेगरी है उसके हिसाब से क्या चार्ज आप के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद मेंबर फंक्शन में बच्चों यहाँ पे एक मैंने कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड किया है, मैं भी वो भी लिख दे रहा हूँ। सर, अभी स्क्रीन नहीं शो कर रही है सर। बच्चों अभी भी स्क्रीन शो नहीं कर रही है? सर कर रही है। सर सर कर रही है। एक बार रिफ्रेश कर लो या दोबारा से ज्वाइन कर लो। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो मैंने आपको बताया है यस सर। कि 2 तरीके कंस्ट्रक्टर होते हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। उम्मीद पूरी कीजिए कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ही प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि नॉन पैरामीटराइज का मतलब जिसके गोल वाले ब्रैकेट में कोई भी INT ABCD ना लिखा हो। और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मेन फायदा क्या था? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का फायदा था कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल हैं इनको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करानी है तुमको, यानी कि नेम है तो नेम के लिए डबल कोट्स दे दिया, या इंटीजर है तो 0 डाल दिया। इस तरीके की इनिशियल वैल्यू आपको खाली यहाँ पर प्रोवाइड करानी होती है कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर अगर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसका मतलब वैल्यू इनपुट करने के लिए एक्सेप्ट नाम का फंक्शन दिया ही जाएगा, जो वैल्यू इनपुट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर यही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दिया जाता है यहां पर, तो इसका मतलब वैल्यू 2 ही तरीके से बच्चों इनपुट हो पाती है, या तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यू इनपुट करा दीजिए ये ग्लोबल वेरिएबल में, और या फिर आप यहां पर वॉइड इनपुट या वॉइड एक्सेप्ट नाम का फंक्शन जो भी दिया है वैल्यू इनपुट कराने के लिए वो वाला यूज कर लीजिए। तो क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ में
वॉइड इनपुट या वॉइड एक्सेप्ट नाम का फंक्शन मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तो इसका मतलब वैल्यू उसके थ्रू इनपुट हो रही है, जो कि क्लास में वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे क्या कराया जाता है। तो उसका सेंस ये हुआ कि अगर वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रोवाइड कराई गई तो वॉइड इनपुट वाला फंक्शन नहीं होगा या वॉइड एक्सेप्ट वाला फंक्शन नहीं होगा। ये बात खाली यहां पर आप लोगों को याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कैलकुलेट नाम का फंक्शन है। इनपुट में तो आपको क्या करना है, कस्टमर का नाम इनपुट करना है और वेट ऑफ पार्सल, पार्सल कितने ग्राम का है या केजी का है वो इनपुट करना है। फिर कैलकुलेट नाम के फंक्शन में आपको ये कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन जो है इफ एल्स इफ की ही आनी है या इफ एल्स की ही आनी है। तो उसमें बच्चों आपको याद रखना है कि इफ एल्स इफ वाले प्रोग्राम को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक में आपका स्टार्टिंग वैल्यू, जैसे कि मैं ऐसे कहूं कि अप टू, सपोज दैट मैंने कहा, लिख नहीं रहा है, अप टू 10 kg, तो ये तो उस वाले कैटेगरी में भी होता है और इस वाले कैटेगरी में होता है। लेकिन इसके बाद वाला जो ये स्टेटमेंट है कि इसमें लिखा है नेक्स्ट 20 kg, तो नेक्स्ट वाले जितने क्वेश्चन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है उस तरीके से ही सारे किए जाएंगे, यानी पुराना पुराने रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा और नया नए रेट के हिसाब से। अगर यहीं पे ये नेक्स्ट 20 kg ना लिखकर इन्होंने लिखा होता 10 तक तो हो गया ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट 20 का मतलब है 10 के ऊपर 20 ऐड करेंगे तो 30 तक जाएगा। तो ये 30 कैसे लिखते, यहाँ पर ये लिखते कि 11 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा। 11 greater than 10 and less than equal to 30. हाँ, या ग्रेटर देन 10 और लेस देन इक्वल टू 30 अगर ऐसे दिया होता तो वो आपका दूसरे तरीके से किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गया है। उसमें सीधे सीधे कैलकुलेशन कर दी जाती है, उसके लिए अलग से तुमको सोचना नहीं पड़ता है। तो ये इफ एल्स इफ वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या ध्यान रखना है, ये वाली बात मेन आपकी है कि आप जिस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा गया हो उसी कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेशन वाला पार्ट परफॉर्म कराइएगा, ये खास बात है। और बाकी दोनों प्रोग्राम आ सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करने का तरीका। लास्ट में इन्होंने कहा है सरचार्ज 5% अलग से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपका चार्ज में ही जुड़ जाएगा। फिर प्रिंट फंक्शन में ज्यादातर आपका टेबुलर फॉर्म में ही प्रिंट कराने के लिए आता है, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे करा दीजिए। तो मैं अब इसका सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता, बस क्लास का नाम, पहले इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, फिर क्लास का नाम, और फिर जिस सीक्वेंस से ये वेरिएबल दिए उसी सीक्वेंस से बस लिखते चले जाइए कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद। और कंस्ट्रक्टर में सबकी डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है और एक्सेप्ट या इनपुट वाले फंक्शन में वैल्यू इनपुट करने वाली जो इनपुट स्टेटमेंट होती है वो लिखनी होती है। जैसे कि ये देखिए आप, सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन हो गई, इंपोर्ट वाली लाइन के बाद में क्लास का नाम, और फिर आपके वेरिएबल जो भी थे वो वैसे ही उतार दीजिए। अच्छा, ये प्राइवेट लिखा हुआ है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको एक ही क्लास के अंदर वेरिएबल्स यूज करने हैं। तो प्राइवेट अगर लिखा भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्राइवेट ना लिखिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये आपके उसी सीक्वेंस से वेरिएबल सारे आप डिक्लेयर कर दीजिए यहां पर। उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, आपका ये कर्ली ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, हम समझे कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया, अभी कंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं बनाया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं तुरंत के तुरंत बना दे रहा हूँ। हाँ, कई बच्चे ये करते हैं कि वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने धोखे से कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया था तो वो यहीं पे क्लास को बंद कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। क्लास यहाँ नहीं बंद होगी, क्लास सबसे लास्ट कर्ली ब्रैकेट क्लास का ही होगा जब पूरा प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आपको ये कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी भी मैं रिवाइज करता हुआ चल रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी थी कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है, तो आप देख पा रहे हो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर में वर्क क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में वर्क होता है कि क्लास के जो भी ग्लोबल वेरिएबल यानी डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल जिनको कहा जा रहा है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू डाली जाती है। तो जैसे यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल है, ठीक है, तो नेम में आप नल डाल सकते हो क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, तो नल डाल सकते हो, ये डबल कोट स्टार्ट करो बंद कर दो, बस इतना ही काम आपका डिफॉल्ट वैल्यू में ये रहेगा। अब जैसे डब्ल्यू है वेट, तो वेट इंटीजर टाइप का है तो आप 0 डाल दो इसमें। और उसके बाद आपका चार्ज नाम का वेरिएबल है, चार्ज नाम का वेरिएबल, तो ये डबल टाइप का है नहीं है, एक मिनट मैं देख लूं। ये भी इंटीजर है बच्चों, तो इसमें भी आप 0 ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप 0 प्रोवाइड करा दीजिए। उसके बाद अब ये कर्ली ब्रैकेट आपका कंस्ट्रक्टर का क्लोज हो गया।
अब बच्चे यहाँ पे जैसे कि वीडी टेबल तो आप लोग बनाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से आपको जहां जहां मेन जो मैं बता रहा हूं उतनी कमेंट लाइन भी डालते रहेंगे तो कोई गलत बात नहीं हो जाएगी। तो कमेंट लाइन आपको डालते रहना चाहिए। कैसे कि जैसे ये आपका कंस्ट्रक्टर है तो आपको खाली इतने स्लैश लाइन लगाकर लिख देना कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहां पर मैं यूज कर रहा हूं। इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। ये आपने कंस्ट्रक्टर लिख दिया यहां पर, तो इतनी कमेंट लाइन डाल दीजिए, आपका फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और आपका अच्छा कॉपी माना जाएगा। ये आप बच्चा अच्छा है, उसको सारी चीजों का समझ है। सर ये जो कंस्ट्रक्शन वाले वेरिएबल के आगे ये ट्रांसपोर्ट के आगे सर जो भी होगा मतलब उसकी जगह पे कमेंट लाइन तो आपको पता है ना, जिसके बारे में बताना होता है उसी के आगे कमेंट लाइन लिखनी होती है। अब ये कंस्ट्रक्टर के बारे में हमें बताना है तो यहाँ पे कमेंट लाइन डाल देंगे बस। यहां भी डाल दीजिए, इसके ऊपर भी लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वैल्यू इनपुट करनी है, तो वैल्यू इनपुट करने के लिए आपको स्कैनर वाली लाइन जरूरत पड़ती है। तो मैं कहूंगा जहां कहीं भी वैल्यू इनपुट कर रहे हो वहीं पे स्कैनर वाली लाइन डाल दो। ये मैंने याद कराया। ग्लोबल डाली जा सकती है, यानी कि जहां पे वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए थे ये इसके जस्ट नीचे यहां पे भी स्कैनर लाइन डाली जा सकती है, लेकिन वो उस कंडीशन में डाली जाती है जब एक से अधिक जगह पे वैल्यू आपको इनपुट करनी हो। तो आपके उसमें एक से अधिक जगह पे वैल्यू इनपुट करने को नहीं मिलता है, इसलिए आप यहीं जहां पे वैल्यू इनपुट करने के लिए वॉइड इनपुट या वॉइड एक्सेप्ट फंक्शन है वहीं पे आप डाल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फिर आपको मैसेज अगर नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि भाई जो भी इनपुट कर रहे हैं उसका एक मैसेज डाल दीजिए। तो जैसे यहाँ पे एंटर कस्टमर नेम, तो नेम इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट लाइन, एंटर वेट ऑफ पार्सल या पार्सल वेट, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट INT। अब बच्चे यहाँ पे जो गलती कर देते हैं उनको लगता है कि जितने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए गए सब में यहाँ पे वैल्यू इनपुट करानी, तो ये गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किस पे भरोसा करना है? आपको ये कमेंट लाइन जो ये दी गई है इस पे भरोसा करना है। इस पे साफ साफ लिखा है कि नेम इनपुट करना है कस्टमर का और वेट इनपुट करना है। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि चार्ज भी इनपुट करना है। तो इसलिए आप हो सकता है दिमाग न लगा पाओ, तो जो इसमें कहा गया है बस उतना ही इनपुट कीजिए। अब भले ही वेरिएबल 10 दिए हों 15 दिए हों, जैसे चार्ज में इसमें वैल्यू नहीं इनपुट करानी है, ये आपको कमेंट लाइन से पता चल जाएगा। तो वैल्यू इनपुट हो गई। उसके बाद कैलकुलेशन में आपको मालूम है नेक्स्ट वाले कीवर्ड से है, तो यानी पुराना पुराने रेट के हिसाब से, नया नया रेट के हिसाब से। तो टेबल एक बार मैं दिखा देता हूं टेबल में क्या है। यहां पे पहले अप टू 10 है, उसके बाद नेक्स्ट 20 है, नेक्स्ट हाँ 20 है। तो इसमें जो है 10 का जो है 25 रुपए है, 20 का 20 रुपए है, और अबब में आपका 30 kg है, तो इसमें आपका 10 रुपीज है पर kg। अब 5% अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने जो तरीका बताया था कि टेबल को खाली देखना है। नेक्स्ट वाले कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? टेबल को देखना है और उसके हिसाब से आपका ये आराम से हो जाएगा। तो मैं देखो एक एक करके दिखाता हूं आपको। ये वैल्यू इनपुट हो गई। वैल्यू इनपुट करने के बाद फंक्शन पहले आपने क्रिएट किया। फंक्शन में पहली अप टू का मतलब आपको बहुत कायदे से बताया गया था, जहां कहीं भी अप टू लिखा हो उसका मतलब समझ जाइए लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगनी है। तो यहाँ पे अप टू 10 kg लिखा है, तो उसका मतलब इफ W इज लेस देन इक्वल टू 10 kg, तो चार्ज में 25 रुपीज बताया गया है। तो अप टू 10 का मतलब है 10 तक, यानी कि 1 से लगाकर 10 तक। एक kg हो, 1 kg हो, 2 kg हो, 3 kg हो, सबका कैलकुलेशन 1 kg का 25 रुपीज है। तो अगर 2 kg है तो 50 रुपीज उसका निकल आया। ऐसे मैक्सिमम 10 kg तक हो सकता है, तो आपका 250 रुपीज निकल आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगी। यहां पर वो वाला जो डिस्काउंट और टैक्स निकालने वाला तरीका होता है, और यहां पर ये जो तरीका है अप टू वाले केस में दोनों की कैलकुलेशन का तरीका सेम होता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट 20 kg, तो नेक्स्ट 20 kg का मतलब हुआ कि 10 kg तक तो हो ही चुका है, उसके ऊपर 20 kg। तो 10 kg के ऊपर 20 kg कहां तक चला जाएगा बच्चों? बोलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। 10 kg के ऊपर 20 kg और ऐड कर देंगे, कहां तक चला जाएगा? 30 kg तक। 30 kg।
तो यानी आप यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन यूज करेंगे। जब एक से अधिक कंडीशन होती हैं तो पहली कंडीशन इफ, दूसरी एल्स इफ और लास्ट वाली को एल्स में डाल दिया जाता है। तो यहां पर ये कंडीशन आप W इज लेस देन इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल में इस कंडीशन को ऐसे भी लिखा जाता है कि आपने एल्स इफ लिखा है, एल्स इफ और यहां पर जो वेट है वो ग्रेटर देन 10 हो जाए एंड जो वेट है वो लेस देन इक्वल टू 30 हो जाए। तो 10 तक तो क्योंकि हो ही चुका था तो उसके ऊपर ग्रेटर देन 10 लिख देंगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू 11 भी लिख सकते हैं। अगर इक्वल टू यहां लगाएं तो 11 भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, दोनों का मतलब सेम है। ये आपको क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। सर वो ये जो दूसरा वाला आपने लिखा है एलसीफ वाला, ये तब लिखेंगे ना जब 10 से लेके 11 से लेके 30 तक में मेंशन होगा पर्टिकुलर। हाँ, वो उस वाले केस में तो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। जब वो जो टैक्स और डिस्काउंट निकालने वाला टेबल होता है तो उसमें तो साफ साफ लिखा होता है 11 से 13 तक। तो आप यहाँ W इज ग्रेटर देन इक्वल इसमें टू भी लिख सकते 11 और W इज लेस देन इक्वल टू 30 ऐसे लिख सकते हो। लेकिन इसमें छुपा हुआ होता है क्योंकि क्वेश्चन में तो यहाँ पे नेक्स्ट 20 लिखा था ना, और यहाँ पे 30 आ गया है। तो 30 कैसे आ गया? 10 के ऊपर 20, तो यानी कि 11 से स्टार्ट करोगे 20 ऐड करना तो 30 तक जाएगा, इसलिए 30 लिख के आया। अब उसके बाद कैलकुलेशन इसकी कैसे की जाए? तो कैलकुलेशन में हमने आपको जो तरीका बताया था कि आपको टेबल पे देखना है कि आपको लिखना है चार्ज इज इक्वल टू, तो आप पहले जो आपका कंडीशन दी गई वहां से स्टार्ट कीजिए कि आपको बनाना कौन सी है कैलकुलेशन, दूसरी कंडीशन की बनानी है। इस वाली कंडीशन की कैलकुलेशन आपको बनानी है और स्टार्टिंग कहां से करनी है? पहले वाली कंडीशन से। तो पहले वाली कंडीशन जितनी भी ऊपर की होती हैं उनका फिक्स्ड यूनिट और फिक्स्ड चार्ज, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड वेट और फिक्स्ड चार्ज लिखना पड़ता है। और जैसे अपनी वाली कंडीशन में आते हैं वैसे आपको माइनस वाला पार्ट बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे कि हमने देखा 10 अप टू 10 kg का 25 रुपीज है, तो 10 इंटू 25 लिख देंगे यहां पर। फिर जैसे नीचे आएंगे तो आप कहां पहुंच गए? अपनी कंडीशन में पहुंच गए, और अपनी कंडीशन में पहुंचेंगे तो माइनस वाला पार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे वेट में ये 10 kg का आपने फिक्स्ड रूप से कैलकुलेट कर दिया, तो 10 को ही माइनस कर दीजिए यहाँ पर, और फिर इस इंटू करके इसका जो रेट है 20 रुपीज, तो 20 रुपीज यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तरीका होता है लाइन। सर एक बात प्लीज सर फिर से बता दीजिए सर, थोड़ा सुन नहीं पाया मैं। नहीं, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा बच्चे कि आपको ये चीज अगर अभी भी नहीं आती, पूरा साल बीत गया है, तो आप उसी वीडियो को रेफर कीजिए, उसमें खूब टाइम हमने दिया है और उसमें खूब टाइम अपना भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए मैं एक ही बार बता पाऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। कुछ नई चीज हो तो मैं जरूर बता। अब यहाँ पे एक बार बता दीजिए। अब देखिए नीचे वाली कंडीशन का मैं बता रहा हूं, एक बार समझ पाना तो समझ लेना, नहीं तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना पूछना, ठीक है। ये जब शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, अगर नहीं आया है तो इसका मतलब आपको जरूरत है फंडामेंटल वाली वीडियो की, उसको देखिए। उसमें पूरा एक क्वेश्चन एक घंटे में एक क्वेश्चन ही पढ़ाया गया है, उससे अच्छा थोड़ा मिल पाएगा यहाँ पर। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए मैंने जो लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर आप चाहो तो 10 इंटू 25 लिखो, और चाहो तो 10 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो ये 250 आपका कौन सा रेट है? ये पहली वाली कंडीशन का रेट है, और आप बना किसको रहे थे? दूसरी वाली कंडीशन को। तो दूसरी वाली कंडीशन में कैलकुलेशन बनाते समय पहली वाली कंडीशन का कितना वेट है और कितना उसका पैसा, ये फिक्स्ड रूप से लिखा जाता है। तो चाहे 10 इंटू 25 लिखो, चाहे अपने आप खुद ही मल्टीप्लाई करा दो, तो 250 लिख सकते हो। और उसके बाद फिर प्लस लगाकर अपना माइनस वाला पार्ट बनाना है। तो माइनस वाले पार्ट में क्या है कि 10 ग्राम का 10 केजी का निकल चुका है ना फिक्स्ड रूप से, तो 10 को ही माइनस कर देना है, और जो भी इसका नया रेट है 20, तो 20 मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब यही चीज देखिए, अगली कंडीशन अगर हमें बनानी होती तो हम यहां पर लास्ट वाली कंडीशन को मैंने क्या बताया था? एल्स पार्ट में डाल दो, उसके लिए अलग से कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एल्स लिख रखा है, मैं खाली यहाँ पे लाइन आपको बना के दिखाता हूं और फिर उसको आप देख लीजिए। जैसे चार्ज इज इक्वल टू, अब आयुष लास्ट टाइम फिर से एक बार सुन लो कि आप कौन सी कंडीशन बना रहे हो। आप लास्ट वाली कंडीशन का कैलकुलेशन बनाने जा रहे हो, तो इससे ऊपर जितनी भी कंडीशन हो चुकी हैं टेबल से देखना है कि उसकी कितना वेट था और कितना चार्ज था, बस मल्टीप्लाई कराकर लिखते चले जाओ। तो यहाँ पे पहला हमने देखा 10
केजी है और 25 ग्राम है, 25 रुपीज है, तो 10 इंटू 25 हो गया। फिर ये काम तब तक करना जब तक अपनी वाली कंडीशन ना आ जाए। यस सर। तो नीचे उतरे तो आप दूसरी कंडीशन में, तो क्या ये अपनी कंडीशन है? तो ये नहीं है, क्योंकि हम तो थर्ड कंडीशन बनाने जा रहे हैं ना। तो अब इसमें भी हमने क्या देखा, 20 केजी है और 20 ही रुपीज है, तो हम प्लस लगाकर 20 केजी इंटू 20 रुपीज लिख देंगे। फिर नीचे उतरे, अब हम कहां पहुंच गए, अपनी वाली कंडीशन पहुंच गए। अपनी वाली कंडीशन में आपको माइनस वाला पार्ट बनाना होता है, तो W में से कितना माइनस कर दें, उतना माइनस कर दें जितना फिक्स्ड कैलकुलेट हो चुका है। तो ये 10 केजी फिक्स्ड हो चुका है और 20 केजी फिक्स्ड हो चुका है, इनको टोटल कर दो, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 यहां से माइनस करना है, और फिर इसका जो भी नया रेट है, नया रेट क्या है, 10 है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब जैसे यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उन्होंने फंडामेंटल ढंग से नहीं पढ़ा, कि 10 और 20 को ऐड किया, हो सकता है गलती से हम 25 और 20 को ऐड कर दें और यहां माइनस कर दें, है ना। तो इससे बचने के लिए आपका तरीका क्या है, कि आप जो कैलकुलेशन बना रहे हो उसके जस्ट ऊपर वाली कैलकुलेशन में देखो लास्ट में क्या लिखा है। तो जैसे हम थर्ड कैलकुलेशन बना रहे हैं, तो थर्ड कैलकुलेशन से पहले सेकंड कैलकुलेशन आती है, तो सेकंड कैलकुलेशन में देखो हमने लास्ट में कितना तक का कैलकुलेट कर लिया, 30 तक का कैलकुलेट कर लिया है, तो वही 30 आपको यहां पर माइनस करना होता है। तो चाहे 10 प्लस 20 करो, और चाहे ऊपर कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन देख लो कि कितना कैलकुलेट हो चुका है, तो 30 केजी कैलकुलेट हो चुका है, तो 30 ही यहां माइनस करना है। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ, अब आप जो है उसके बाद लास्ट वाली कंडीशन में हमने जो भी कैलकुलेशन की उसको भी जरा देख लो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो 10 इंटू 25 करेंगे तो 250 लिख सकते हैं, और 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ही लिखो जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ये यूज एंड टेस्टेड है। उसके बाद W माइनस 30 लिखा है, फिर इंटू 10 हो गया, बस कैलकुलेशन हो गई। तो ये तो इफ एल्स इफ से जो भी चार्ज निकला वो हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा 5% अलग से चार्ज और ऐड करना है। तो 5% अलग से चार्ज ऐड करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन वाली लाइन पे गौर कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको क्या कहेंगे, 5% है ना, तो वैसे चार्ज तो डबल में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटीजर में दिया तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ पर इंटीजर पार्ट, जैसे यहाँ पे हमने 5.0 नहीं लिखा है या 100.0 नहीं लिखा है, तो वो आ भी नहीं सकता। वो तो क्वेश्चन की गलती है कि क्वेश्चन में आईएनटी क्यों चार्ज दिया गया। तो इंटीजर में जो आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, वरना आप यहाँ पे 5.0 और 100.0 ही लिखोगे कभी भी डबल आता है तब, अगर चार्ज डबल टाइप का होता। और चार्ज में ही जुड़ना है, इसलिए चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्लस लिखिए, ये चार्ज प्लस इज इक्वल टू, और चार्ज का ही जो भी कैलकुलेट होके आया है उसी का 5% निकालना है। तो ये आपका चार्ज इंटू 5/100 हो जाएगा, 5% निकल आया, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी इस तरीके से। फिर बच्चों कैलकुलेशन का ही मेन था, बाकी तो इसमें कुछ होता नहीं। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर वॉइड प्रिंट में आपने टेबुलर फॉर्म में पहले हेडिंग्स बनानी होती है, तो हेडिंग्स के लिए डबल कोट्स स्टार्ट किया और यहाँ पे डबल कोट्स बंद कर दिया, और बीच में जितनी हेडिंग थी सब में /t यहाँ पर ये लिखते चले गए आप। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टेबल में इस दो कॉलम्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। फिर उसके नीचे अगर अंडरलाइन भी तो स्लैश टी में कॉमन में रहेगा। यस बेटा, सर स्लैश टी में कॉमन में रहता है। वो जब रिजल्ट प्रिंट कराते हो वेरिएबल के साथ, तब वो सेपरेट डबल कोट्स में रहता है, और जहां पर हेडिंग्स होती वहां पे नहीं होता है ऐसा। वहां पे अगर करोगे तो आप कंफ्यूज ही होगे, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सरल तरीका है कि एक डबल कोट्स स्टार्ट करो, लास्ट में एक बंद कर दो, क्योंकि /t डबल कोट्स में ही लिखा जाता है। तो डबल कोट्स का उसका सेपरेट अलग से काहे लगाएंगे, क्योंकि डबल कोट्स तो हम लगा ही चुके हेडिंग्स के लिए, तो इसीलिए हमने एक हेडिंग में ही बना दिया है। फिर नेम के नीचे अंडरलाइन आ जाए, फिर /t वेट के नीचे अंडरलाइन आ जाए, फिर /t विल अमाउंट के नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो ये अंडरलाइन भी दे दिया, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद नेम के नीचे नेम प्रिंट होना है, तो नेम वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल का नाम है तो इसको तो डबल कोट्स में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए यहां पर प्लस लगाकर /t को सेपरेट लिखाया गया है। फिर +w वेट के नीचे आ जाएगा, फिर +/t प्लस बिल अमाउंट चार्ज के नीचे आ जाएगा, या बिल अमाउंट के नीचे चार्ज आ जाएगा, बस कैलकुलेशन हो गई। फिर उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको
ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा, कर्ली ब्रैकेट खोला ये वाला, और उसके बाद क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे ही हम लोग ले लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास का नाम गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। अब यहां पर obj डॉट एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट से यहां से सीधे एक्सेप्ट पे जाओगे और ये वैल्यू आपकी इनपुट होगी। अच्छा, इससे भी पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में एक लाइन थी कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल एट द टाइम ऑफ व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये बच्चों यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही, इतना पार्ट जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए दिया गया है। तो यहां से जम करके आप सीधे ऊपर चले जाओगे जहां पे कंस्ट्रक्टर बना है, ये यहां आ जाओगे और ये कंस्ट्रक्टर में या डिफॉल्ट वैल्यू आपने डाल दी, फिर वापस लौट के यहां से चले जाओगे नीचे, यहां पे वापस आ गए, फिर obj डॉट एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट से एक्सेप्ट पे जाओगे और यहां पर एक्सेप्ट में क्या हुआ, एक्सेप्ट में आपका नेम और कितने पार्सल का कितना वेट है वो दो चीजें इनपुट कर ली, फिर वापस आए यहां पर और फिर obj डॉट कैलकुलेट कॉल हो जाएगा, कैलकुलेट से जम करके कैलकुलेट पे आओगे और जो भी वेट दिया होगा 10 kg या 10 के ऊपर और 30 के नीचे तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, या 30 के अबव है तो लास्ट में एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी और आपका चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर चार्ज जो भी निकला उसमें 5% निकालकर चार्ज में ही ऐड कर दिया, बस हो गया आपका कैलकुलेशन। उसके बाद फिर आप वापस यहां आ जाओगे, फिर प्रिंट से प्रिंट पे आ जाओगे और ये प्रिंटिंग हो गई आपकी, फिर वापस आओगे, आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। और यहां पे बच्चों एंड ऑफ क्लास ऐसे डालने में क्या दिक्कत है, एंड ऑफ क्लास इतना लिख देने से बहुत ही अच्छा एंड ऑफ मेन हो जाए, हाँ अच्छा इंप्रेशन हो जाता है। ऊपर वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का एंड है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हो गया है, कोई जरूरी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेना। मैं चाहता हूं 6 क्वेश्चन में सर आयुष कंट्रोल थोड़ा स्क्रॉल करिए कि उसी में पूछना है सर। किसमें? सर ये जो पब्लिक स्टैटिक वाली लाइन, सर ये जो पब्लिक स्टैटिक वाली लाइन है यहाँ पे जहाँ पे कॉल किया है तो इसके बाद सर कोई ब्रैकेट नहीं ओपन किया गया सर? ये तुम देख नहीं पा रहे क्योंकि सर मेन स्टार्ट हो रहा है ना भाई, आप देख नहीं पा रहे हो, ब्रैकेट ही लगा है, मैंने सिलेक्ट किया तो सामने भी लगा सकते हो नीचे भी लगा सकते हो, और नीचे ही लगा दो ज्यादा, ये जगह बचाने के लिए आगे किया जाता है। ओके सर। हाँ व्याख्या क्या कह रही सॉरी है? व्याख्या कुछ कह रही है? सर हमने कल एक ग्रुप में, हाँ सर कह रहे थे कि सर ग्रुप में कल एक फोटो भेजे थे सर, उसका कीवर्ड बता दीजिए सर, कंफर्म नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या आंसर है सर। क्वेश्चन बोले यहाँ पे? बोल दो। सर द एक्सेस स्पेसिफायर used with a class member so that this class member can be used in the inherited or subclass. प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए क्योंकि प्राइवेट में तो उसी क्लास में होता है, पब्लिक में तो सब में होता है, तो फिर प्रोटेक्टेड बचा। जब दो हम लोग इस क्लास को वैसा नहीं बनाएंगे बच्चों, ठीक है, कि ये भी क्लास 2 घंटे चली जाए, इसलिए इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अगली क्लासेस जो होंगी उसमें इस टाइप की जितनी क्वेरी आप करना चाहें खूब कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। अभी हमने जो शीट दी है उसमें भी कुछ पूछोगे तो वो भी हम बता देंगे। जो हमने ऐप पे शीट डाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे दिमाग में नहीं है आपके कि वो शीट भी सॉल्व करनी, क्योंकि हमने 3 ही शीट दी है तो उसको भी ध्यान रखना है। आप देखिए बच्चों यहाँ पर 4th क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिमेन पेपर के सीक्वेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे दिया है। अब क्योंकि सॉर्टिंग एक ही है तो बबल सॉर्ट ही आएगा, या तो असेंडिंग आएगा तो या डिसेंडिंग आएगा पहला, दूसरा या तो नंबर में आएगा या तो स्ट्रिंग्स में आएगा तीसरा, और चौथा रेयर केसेस में है कि कैरेक्टर की सॉर्टिंग करा लें, तो उसका भी प्रोग्राम मैंने आपको शीट में गेस्ट शीट में दे रखा है। तो यहाँ पे प्रोग्राम मैंने नेम में दिया है। मुझे लगता है कि जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें क्योंकि नंबर का कहा गया है उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो स्पेसिमेन पेपर में दिया होता है वो तो आता ही नहीं है बिल्कुल, या वो तो आ ही नहीं सकता, तो उसी से मिलता जुलता आता है। तो नंबर में उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर कह दिया तो हमने नाम में असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, तो ये बस गेस है। बाकी आपको मालूम है कि इस जो मैंने गेस शीट दी उसमें हर तरीके का प्रोग्राम, नंबर में कैसे होगा, नाम में कैसे होगा, नंबर नाम दोनों में कैसे होगा, सब कुछ मैंने दे रखा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो उसी को फॉलो करना। ये तो गेस्ट पेपर आपको बस एक सैंपल पेपर दे दिया गया एक तरीके से कि आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी चीज आपकी तैयार हो।
लेकिन गेस शीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें 10 नाम सैंपल इनपुट में दिया गया कि ये 10 नाम होंगे और उसके बाद यहां पर ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अभिषेक पहले आ गया, दीपक बाद में, उसके बाद देवेश है और हिमांशु, इस तरीके से आगे ये बढ़ गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बबल सॉर्ट आपको खाली याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक यूटिल लगाना होता है, उसके बाद क्लास का नाम। अब देखिए क्लास का नाम जो भी मैं दे रहा हूं कितना मीनिंगफुल, ऐसे ही क्लास के नाम रखना है आपको। बबल सॉर्ट बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीनिंगफुल रहे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अब वेरिएबल्स को भी कहा गया कीवर्ड्स यूज करना। कीवर्ड क्या कहेंगे, जावा का कीवर्ड नहीं, उसको टोकन्स कहते हैं या कीवर्ड कहते हैं, या बहुत सारे और वर्ड यूज किए जा सकते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड लीजिए, जो भी वेरिएबल कर लीजिए, लूप चलाने वाले वेरिएबल को छोड़कर। अब जैसे नेम स्टोर कराना था तो नेम नाम का ही एरे बना लिया, ठीक है। तो 20 का नेम स्टोर कराने का यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। 20 नेम्स इसमें ऐसे डिक्लेयर कर दिया गया एरे। उसके बाद लूप चला दिया गया, तो लूप चलाने के लिए आई वेरिएबल और जे वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि बबल सॉर्ट में दो लूप चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरे में मैंने बताया था कि इंपोर्ट से लगाकर और ये वैल्यू इनपुट कराने वाला लूप तक सेम रहता है हर प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम हो। तो यहाँ पे ये अपना सेम है। अब देखो 20 टाइम्स ये चलेगा, एंटर नेम कहेगा और नेम ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट या इन डॉट नेक्स्ट, मैंने इन ले रखा है इसलिए इन डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा है। तो ये 20 नाम इसमें स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद अब आपकी बबल सॉर्ट आ गई, यहां से बबल सॉर्ट स्टार्ट होगी। बबल सॉर्ट में याद तो बच्चों इतना ही करना होता है कि पहला लूप जो है 0 से लेस देन 20 चला दिया, फिर अगर यहाँ 20 लिखा है तो एक कम कर दो तो यहाँ 19 आ जाएगा, माइनस आई लिखना होता है। एक ही बार तो याद करना है, हमेशा 0 से प्लस प्लस चलता है, लेस देन प्लस प्लस। फिर यहाँ पे नाम मैच करने थे, तो नाम में आपका कंपेयर टू फंक्शन यूज होगा, उसमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं लगा सकते, आप कैरेक्टर में लगा सकते हैं और नंबर में लगा सकते हैं, नाम में नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे नाम ऐसे मैच किया जाएगा कि पहला नाम यानी कि ए ऑफ जे पे जो नाम हो वो ए ऑफ जे प्लस 1 वाले नाम से मैच हो, ये इसमें। सर एक डाउट पूछना था सर। यस बेटा। सर मैं ये कह रहा था, जे इज लेस देन इक्वल टू 19 माइनस आई नहीं लिख सकते क्योंकि? क्या, फिर से बताइए। सर फॉर जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन इक्वल टू 19 माइनस आई। जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन इक्वल टू 19 माइनस आई। यस सर। नहीं लिख सकते, नहीं इसलिए नहीं लिख सकते हाँ सर, क्योंकि यहाँ में लिखवाया गया है सर इस तरह से। यहाँ पे उसमें यहाँ पे जे है और यहाँ जे प्लस 1 है, तो अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे तो इक्वल टू लगाने का मतलब है 19 तक तो ये चल ही जाएगा, और 19 अगर ये चल गया तो 19 यहाँ हो गया और 19 प्लस 1 20, तो 20 वाला तो बॉक्स ही नहीं है आपके पास, इसलिए नहीं लगा सकते। ओके सर। 20 वाला बॉक्स नहीं है ना, इक्वल टू लगाओगे तो 19 तक चल जाएगा ना लूप जे वाला। यस सर, यस नहीं 19 माइनस 1 होगा ना सर, उसके बाद लेस इक्वल टू 19 माइनस सर 1। 19 माइनस आई माइनस 1 यूज कर सकते हैं। हाँ, तो उसका मीनिंग कहीं बदलता हो तो बताओ, हम तो शॉर्टकट मार रहे हैं। आप यहाँ पे लिखो 20 माइनस 1 और माइनस आई, या आप लिखो 20 माइनस आई और माइनस 1, सबका रिजल्ट 19 ही आएगा। यहाँ पर इक्वल टू यूज करना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर? इक्वल टू नहीं यूज कर सकते। यस सर। ओके सर। ओके सर। इक्वल टू लिखोगे तो 18 लिखना पड़ जाएगा तुमको, क्योंकि 18 तक ही कंडीशन ट्रू करानी है इसमें 20 के हिसाब से। तो ये Okay, लिखो, okay, ये sir. लिखो या ये लिखो, ये सब सेम है। यस सर। उसके बाद ये कंडीशन आपको स्ट्रिंग में कैसे लिखी जाती है ये आपको याद करनी पड़ेगी, छोटी सी भी जो चीजें याद करने वाली बच्चों हैं उसमें आप कोई चांस नहीं ले सकते कि ऐसे मैच किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर कहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो ग्रेटर देन का साइन लगता है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कहा होता तो लेस देन साइन लग जाता, बस इतना ही फर्क रहता है। और फिर ये स्वैपिंग करनी होती है, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे दो नाम की स्वैपिंग करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये 20 नेम्स जब स्टोर करोगे तो इस तरीके की मेमोरी बनी होगी, इस तरीके की मेमोरी ऐसे करके बनी होगी। खाली एक बार मैं एक चला के दिखाई दे रहा हूं। जैसे यहां पे 0 पे आपने मान लीजिए बबलू स्टोर किया है, ठीक है, और 1 पे आपने अजय स्टोर किया है, अजय स्टोर किया है। अब देखिए 0 20 से छोटा है, नीचे आया और 20 माइनस आई 19 माइनस आई करने से आई 0 है तो 19 माइनस आई करोगे तो 19 माइनस 0 मतलब 19 ही रहेगा।
कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आ गया। अब आई जे क्या है, जे 0 है और जे प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 पे आपका क्या आ जाएगा, बबलू आ जाएगा यहां पर बबलू आ जाएगा। और जे प्लस 1 पे अजय आ जाएगा, अजय आ जाएगा। अब यहां चेक किया हो रहा है कि बबलू क्या अजय से कंपेयर टू में चेक करेगा, क्या क्या चेक कर रहा है, बड़ा है क्या, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है क्या, बबलू अजय से बड़ा है क्या, चेक हो रहा है। तो कैसे करेगा, ये बी, पहले बी इसका लेगा, इसका ए लेगा। बी का मतलब यहां पे 66 लिया है और ए का मतलब यहां पे 65 लिया है। तो ये रियल में चेक हो रहा है कि 66 इज ग्रेटर देन 65। तो कंडीशन ट्रू हो गई ना बच्चों, 66 बड़ा होता है 65 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो यस यहाँ सर। तो यहाँ पे ये नंबर के केस में तो ऐसे कंडीशन ट्रू होती, लेकिन स्ट्रिंग के केस में कैसे कंडीशन ट्रू होगी कि यहाँ पे 66 आया और यहाँ पे 65 आया। अब ये क्या कंपेयर टू क्या करता है, दोनों के बीच का डिफरेंस देता है। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, यहाँ बी है यहाँ ए है, तो एबीसीडी के हिसाब से जो पहला लेटर होता है उसको छोड़कर और दूसरे लेटर तक आपको, दूसरा का मतलब नेक्स्ट लेटर नहीं, जो भी कंपेयर हो रहा है उन लेटर्स की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे बबलू ने छोड़कर यहाँ पे मनोज कर लो, मनोज भी नहीं, वो ज्यादा दूर निकल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने जय कर दिया, जय बबलू हटा देते हैं, यहाँ पे जय कर देते हैं, ठीक है, जे ए आई, ऐसे जय कर दिया, ठीक है। तो ए और जे में मैच होगा, यहां जे है और यहां पर ए है, ठीक है, ऐसे मैच होगा। तो जे ए में अब डिफरेंस देखना है तुमको, तो देखो ए बी मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान देना, क्योंकि आउटपुट में भी कंपेयर टू आपको मिलने वाला है ना। तो इसलिए आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो दो लेटर हैं, ए है और जे है। तो ए जे के बीच में डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, चाहे अजय इधर दिया हो और जय इधर दिया हो, चाहे जय इधर दिया हो अजय इधर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि जो एबीसीडी के हिसाब से पहला लेटर है, तो अजय पहला लेटर है, इसको छोड़कर आपको आगे के सारे कैरेक्टर दूसरे वाले कैरेक्टर तक काउंट कर लेने। तो 1 9 है 2 3 9 होंगे 4 सर। 5 6 7 8 9, तो ये बच्चों 9 आएगा। अब 9 डिपेंड करता है कि 9 प्लस का 9 आएगा या माइनस का 9 आएगा। ये किस पे डिपेंड करता है कि पहला वाला नाम का लेटर अगर बड़ा है दूसरे वाले से, पहले वाले नाम का लेटर, यानी कि जय की बात हो रही है, जय जो है अगर बड़ा है ए से, जे बड़ा है ए से, तो ये 9 प्लस में आएगा, 9 प्लस में आएगा। अगर इसका उल्टा कर दे, अजय इधर होता और जय इधर होता, तो तब भी 9 ही आता, लेकिन वो 9 आपका माइनस में होता। तो यहां से इसको समझने के लिए क्या है कि पहला वाला अगर बड़ा है दूसरे वाले से आस्काई कोड के हिसाब से, तो प्लस में वो डिफरेंस माना जाएगा, और पहला वाला अगर दूसरे वाले से छोटा है तो माइनस में डिफरेंस माना जाएगा। बस इतना याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि पहला वाला जे बड़ा है ए से, तो यहाँ पे 9 आएगा। अब 9 किससे मैच होगा, 9 मैच होगा 9 इज ग्रेटर देन 0, इससे मैच होगा बच्चों। तो क्योंकि 9 0 से मैच होगा तो 9 बड़ा होता है 0 से, तो कंडीशन ट्रू होने पर क्या मतलब है कि 0 वाले बॉक्स पे जो नाम है वो 1 वाले बॉक्स पे कर दो, और जो 1 वाले बॉक्स पे नाम है वो 0 वाले बॉक्स पे कर दो। ये स्वैपिंग करने का काम यहाँ पे 3 लाइनों में करना होता है। अब स्वैपिंग जो है करने के लिए आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत होती है। तो नॉर्मली ये टेम्परेरी वेरिएबल ज्यादातर हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि बबल सॉर्ट में जब भी आएगा तो जो भी टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए वो यहाँ पे भी अगर आप डिक्लेयर कर लेते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। ऊपर भाई स्ट्रिंग लाइन पूरी लंबी लिखनी पड़ती है, तो उससे बचने के लिए हम यहीं पे डिक्लेयर कर दें। जैसे इंटीजर में अगर स्वैपिंग हो रही होती तो INT TN लिख देते। कुल मिला के टी नाम का एक वेरिएबल लेना है आपको। अब ये नेम था तो नेम में मैंने TN ले लिया है, ठीक है। तो 0 पे जे 0 है ना, तो 0 पे क्या है, जय है, तो जय आपका यहाँ पे निकल आएगा, ये जय निकल आया। उसके बाद यहाँ पे j प्लस 1 का मतलब 1 है और j का मतलब 0 है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एक असाइनमेंट ऑपरेटर ना, तो राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में कॉपी होनी है। तो यानी कि 1 वाले बॉक्स पे जो भी नाम है वो 0 वाले बॉक्स पे चला जाए। तो 1 वाले बॉक्स पे क्या है, अजय, तो अजय कहां चला जाए, 0 वाले बॉक्स पे, अजय यहां आ जाए, अजय यहां आ गया। और फिर यहां पे TN में क्या था, जय था,
तो जय कहां चला जाए, j+1, और j+1 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है, तो ये आपका जय जो है 1 वाले बॉक्स पे आ जाएगा, 1 वाले बॉक्स पे। तो हो गई स्वैपिंग। अब यही असेंडिंग ऑर्डर करना था, तो अजय ऊपर पहुंच गया और जय नीचे। ऐसे जो बचे हुए नाम है उनमें भी इसी हिसाब से कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैच होती है, यानी 0 वाले बॉक्स पे जो है वो 1 से मैच होगा, 1 वाले बॉक्स पे जो है वो 2 से मैच होगा, 2 वाले बॉक्स पे जो है वो 3 से मैच होगा। ये बबल सॉर्ट में इस तरीके से चलता है, तो ये चलता रहेगा, अपने आप सारे नाम असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। उसके बाद सर यही अगर डिसेंडिंग में होता तो यहाँ पे लेस देन 0 हो जाता ना सर। आयुष बेटा यहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल करो, अभी अभी मैंने ये चीज बता दी थी स्टार्ट करते समय। तो ये जनरल क्लास नहीं है, इस क्लास में 6 क्वेश्चन हमारे हो जाने दोगे या नहीं हो जाने दोगे? तो सर जरा स्क्रीन फ्रीज हो गई थी ना, पता नहीं फिर वो आवाज दे रहा था तो उसमें हाँ, तो आवाज नहीं आ रही थी सर। अब दोबारा बोलना नहीं, ठीक है? अब दोबारा वीडियो देख ओके लेना। हाँ, बाकी अगली क्लास में हमने कह दिया ना कि अगली क्लास में चाहे जितना पूछो, इसको साफ सुथरा बन जाने दो। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना है, तो पहले लूप चलाने से पहले एक मैसेज में नेम और सैलरी मैंने दे दिया, तो नेम और सैलरी यहाँ पर मैसेज दे दिया, और नेम के नीचे नेम प्रिंट करा दिए नेम ऑफ आई से, फिर स्लैश टी लगाया और सैलरी के नीचे सैलरी प्रिंट करा दी सेल ऑफ आई से। अब यहाँ पे नेम सैलरी था या कुछ और था, एक बार मैं चेक कर लूं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली ये दूसरे प्रोग्राम का पोर्शन आ गया है, यहाँ पे तो सिर्फ नेम वाला था, क्योंकि वो तो हमारा हमने जो शीट में क्वेश्चन दिया वो वाला यहाँ आ गया, तो ये तो करना ही नहीं है, हमें नेम लिखना है और नेम को ही प्रिंट कराना है, ठीक है? तो सैलरी इसमें नहीं है। अगर सैलरी होती भी तो मैचिंग तो नेम को ही करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सैलरी क्या होती, इन्हीं 3 लाइनों के नीचे सैलरी को स्वैप कर दिया जाता है, बस जस्ट यहाँ पे नेम को स्वैप करने के बाद। और इसको खूब अच्छी तरीके से मैंने घुमा घुमा के जो गेस्ट शीट दी है उसमें ये प्रोग्राम दे रखे, 3 लाइन सैलरी वाली भी यहाँ पर आ जाती। फिर नेम प्रिंट करा दिए, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे, आपका प्रोग्राम ओवर हो गया। उसके बाद 5th प्रोग्राम है आपका, 5th प्रोग्राम आपको बताया, ये भी प्रोग्राम फिक्स है, फंक्शन ओवरलोडिंग का। देखो बिल्कुल फिक्स प्रोग्राम आपको बता रहा हूं, एक फंक्शन का फिक्स प्रोग्राम हो गया, एक सर्चिंग और सॉर्टिंग का फिक्स प्रोग्राम, तो सॉर्टिंग हमने करा दिया आपको। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग का फिक्स प्रोग्राम आना है। इसमें मैंने आपको फंडामेंटल बताया था कि हर टॉपिक का बेसिक जो होता है, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शंस का बेसिक हो गया, या छोटे छोटे क्वेश्चन वॉवेल या कॉन्सोनेंट का बेसिक हो गया स्ट्रिंग में, ऐसे सीरीज का बेसिक हो सकता है, ऐसे नंबर प्रोग्रामिंग का बेसिक हो सकता है। वही प्रोग्राम यहाँ पे आएंगे जो स्कूल के प्रीबोर्ड में टफ प्रोग्राम दे दिए जाते हैं, वो यहाँ नहीं आते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो उन्हीं की तर्ज पे मैंने यहाँ पर अपने मन से बना दिया कि एक नंबर चेक करने का प्रोग्राम बना दिया। आपको सबको मालूम है कि नियॉन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर, जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको मैं सही कर दूं, 9 का स्क्वायर करना है तो 9 इनपुट कराया, ए में क्या भेजा गया होगा, ए में 9 भेजा गया होगा, तो 9 को इनपुट कराया और 9 का स्क्वायर करें तो 81 आ जाएगा, और 81 का सम ऑफ डिजिट मतलब जो भी स्क्वायर आया है उसका सम ऑफ डिजिट करने पर फिर से अगर 9 ही आ जाता है, यानी कि वही इनपुटेड नंबर ही आ जाता है, तो वो आपका क्या है, वो आपका नियॉन नंबर है। उसके बाद देखिए ये एक्स वाली सीरीज दे दी, पावर में खाली 2-2 चेंज हो रहा है, और दूसरा एक नया क्या है कि एक टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में, एक टर्म प्लस में, एक टर्म माइनस में, तो ये सीरीज का फंडामेंटल पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। तो प्लस माइनस कैसे मैनेज करते हैं, इवन ऑड से मैनेज करते हैं, और पावर 2-2 बढ़ रही तो आई से मिलेगा नहीं, तो हम लोग किसी नए वेरिएबल को ले लेंगे पी वाला, और पावर की जगह पी को रखकर और पी को 2-2 बढ़ा देंगे। सबको याद है ये बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, पैटर्न के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आ भी चुके हैं बोर्ड में, तो अभी तक ये वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो हर बुक में आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, जो भी मार्केट में बुक्स हैं, लेकिन ये वाला बोर्ड में आया नहीं है, तो इसलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था बेसिक इफ एल्स कंडीशन वाला, पैटर्न में तो मैंने वही डाल दिया। बाकी पैटर्न जितना मैंने कॉलम देखने वाला तरीका बताया वही सफिशिएंट मानो, बस बेस उसका आना चाहिए, 2-3 वीडियो में बेस क्लियर हो जाता है, तो उतना आप याद रखो। अब ये 2 डिजाइन में आ सकता है, या तो ये इस वाली डिजाइन में आएगा पैटर्न जो भी होगा, और या तो वो इस डिजाइन में आएगा, बस ये 2 ही डिजाइन में आएगा। स्पेस वाली जो डिजाइनें मैंने और पढ़ाई हैं, मेरी उम्मीद नहीं है कि उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका पैटर्न में मिलेगा।
आपको सिर्फ यही वाली 2 डिजाइन याद रखनी है। तो इसमें तो स्पेस वाला चक्कर ही नहीं है, बस ये कॉलम देखो और ये कॉलम देखो और जे वाले लूप का स्टार्टिंग एंडिंग डिसाइड करके बना डालो, तो ये आपका पैटर्न आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मैं यहां पर एक बार करके दिखाई दे रहा हूं। देखिए ये आपका जो है ए में क्या इनपुट किया गया होगा। अब देखो ये सिंपल प्रोग्राम है कि इसमें इंपोर्ट भी नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि आपको वैल्यू इनपुट करा के दिखाना ही नहीं है। अगर लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास ओवरलोड लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, फंक्शन का नाम प्रिंट बताया, तो प्रिंट नाम में ए। अब यहां पर एक मैंने जो आप लोगों से टेस्ट लिए हैं उसमें हमने एक सारे बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से इस बात को सुने। उसमें मैंने एक कमी पाई, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये वेरिएबल दिया तो है लेकिन इसका यूज उनको नहीं मालूम है कि ये क्यों दिया गया है। वो क्या कर देते हैं, वो a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int वाली लाइन यहां इसके अंदर लिख देते हैं, int वाली लाइन। तो यहां पे मैं एक डाउट ये क्लियर कर देना चाहूंगा। देखो ये पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब होता है वॉइडमेन में वैल्यू इनपुट की गई होगी, वहां से वैल्यू यहां भेज दी गई। वॉइडमेन में वैल्यू इनपुट होगी, वैल्यू वो नंबर, और यहां पर इस फंक्शन को कॉल करके भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप मानो कि यहां पे नंबर भेज दिया गया है, वैल्यू आ चुकी है, यानी 9 यहां पे मौजूद है। तो आपको ये जो अलग से लाइन लिख दे रहे हो ये बिल्कुल बेवकूफी है। आपको इनपुट यहां नहीं करना है, किसी भी फंक्शन ओवरलोडिंग वाले प्रोग्राम में कोई भी इनपुट वाली लाइन फंक्शन के अंदर नहीं होगी। ये साफ साफ मैं बता रहा हूं, लेकिन कई बच्चों ने गलती की है, तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं। आप एज्यूम करो कि यहां पे 9 आ गया और बस यही 9 को लेकर आप प्रोग्राम बना डालो। तो देखो यहां पे हमने 9 लिया और हमें सम भी करना है, तो ये क्वेश्चन था 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, और 81 का सम ऑफ डिजिट किया तो 8 प्लस 1 तो आपका 9 आ गया, और 9 9 अगर मैच होता है तो ये नियॉन नंबर है। तो देखो हमने क्या किया, आई लूप चलाने के लिए लिया। अब यहाँ पे वाइल लूप भी चला सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में एक इस नंबर की एक कॉपी स्टोर करनी पड़ेगी किसी वेरिएबल में। और फॉर लूप में क्या होता है, ये अपने आप ही स्टोर हो रही है आई में क्या उसकी कॉपी तो स्टोर हो रही है, तो इसका मतलब ए बचा हुआ है, ए को आगे मैच कराने के लिए ए की वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। और वाइल लूप में आपको इसकी कॉपी स्टोर करानी पड़ेगी। अगर ए से डायरेक्ट लूप चला दिया तो ए तो हो जाएगा 0, क्योंकि डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप में तो 0 पे लूप फॉल्स होता है। तो जब ए 0 हो जाएगा तो फिर मैच कैसे कराओगे यहां पर, इसलिए वाइल लूप हम यहां पर थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात थी कि स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब हमारा जो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगाना है उसको स्क्वायर के लिए लगाना है। तो स्क्वायर कैसे आएगा, तो i इज इक्वल टू a इंटू ए कर दिया, a में 9 था तो 9 इंटू 9 81 इसके पास पहुंच गया। अब 81 जीरो से बड़ा है, नीचे आ जाए, 81 मॉड 10 करेंगे, जल्दी से बोलते जाइए, 81 मॉड 10 1 आएगा, 1 और सब में 0 है तो 0 प्लस 1 1 आ गया। फिर लूप ऊपर गया, 81 डिवाइड 10 8 आ गया, ठीक है। अब 8 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे जाए। अब 8 मॉड 10 8 और यहाँ पे 1 देखो पहले से आ चुका है, 1 प्लस 8 तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 8 डिवाइड 10 0 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। बहुत अच्छा, देखो इतनी चीजें अगर आपको याद है इसका मतलब डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप आपको आता है। फिर उसके बाद जो है, अब आपको जो ये सम में 9 आ गया है तो 9 सम में है ही, और ए में भी हमारा 9 था तो उसको ए की डुप्लीकेट कॉपी आई को दी गई ना, तो ए के पास 9 अभी भी है, तो 9 9 से मैच हो जाएगा और ये नियॉन नंबर हो गया। ऐसे उन्होंने स्पेसिमेन पेपर में डूडनी नंबर करके दे दिया था, सिंपल सा, याद है किसी को? यस सर, याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए सीरीज थी ये आपकी, तो सीरीज में उन्होंने बता दिया कि x में x की वैल्यू भेज दी गई है और n में लिमिट भेज दी गई है, उसमें कमेंट लाइन में सब लिखा होता है। तो मान लीजिए x की वैल्यू, ये सीरीज थी ना, x माइनस x की पावर 3 प्लस x पावर 5, मान लीजिए 3 टर्म का हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये माइनस फिर से लग जाएगा। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू अगर 3 भेजा होगा, n की वैल्यू 3 भेजी होगी और x की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 भेज दिया, तो इसका मतलब ये जहां जहां सीरीज में x है वहां पे 2 पहुंच जाएगा। तो 2 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5 माइनस, तो ये बस इतना ही टर्म हमें सॉल्व करना है क्योंकि n की वैल्यू 3 है। सर ये कुछ गलत लग रहा है सर, ये पैटर्न, ये सीरीज सर कुछ गलत लग रही, तो सही कर लेना बेटा। उसके बाद नहीं सर
अरे जो दिया है वो सॉल्व कर रहे हैं, हमें गलत सही से थोड़ी मतलब है। क्या गलत लग रहा है बेटा? तो इसमें x की जैसे यहाँ पे पावर ऑड में है तो वहाँ माइनस हो रहा और पॉजिटिव वाले में टर्म देखा जाता है, पावर नहीं देखी जाती है। टर्म देखा जाता है बेटा, टर्म, पावर नहीं देखी जाती। पावर को खाली मैनेज किया जाता है। एक मिनट बच्चों, ओके ओके बच्चों, स्क्रीन आ रही ना? यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और फिर ये आपका यहाँ पे माइनस है, और 2 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, फिर प्लस, और 2 की पावर 5 करोगे कितना आएगा? 32। यस सर। 32 यस आ सर। जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो आप अगर इसको सॉल्व करो तो 32 और 2 22। प्लस है, तो 32 2 जो है ऐड करोगे तो आपका 34 हो जाएगा, 26 और 34 में से 8 माइनस कर दो तो 26 26 सही। तो ये आपको आउटपुट प्रिंट कराना है। तो इसको हमने कहा था कि प्लस माइनस कैसे पहचानना है, तो पावर को नहीं देखा जाता है आयुष, यहाँ पे टर्म देखा जाता है कि जैसे पहले टर्म में पॉजिटिव है और दूसरे टर्म में नेगेटिव है, फिर तीसरे टर्म में फिर से पॉजिटिव है। अब पावर कुछ भी दी हो, वो तो हम लोग नया वेरिएबल लेके मैनेज करेंगे। तो ये टर्म के वैल्यू कौन देता है? आई देता है। तो आई का 1 होगा तो हम प्लस करेंगे सम में, आई का 2 होगा वैल्यू तो हम माइनस करेंगे, आई का वैल्यू 3 होगा तो हम फिर से प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस ऐसे होना है। इसमें हमें पावर में क्या चल रहा है इससे मतलब थोड़ी ना है। देखिए, तो यहां पर सीरीज वाला लूप मैंने बताया था कि आई से चलता है 1 से, और सम में 0 कर दिया क्योंकि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है नहीं, और पावर के लिए हमारा क्योंकि आई से वैल्यू मिल नहीं पाएगी इसलिए हमने यहाँ पे पावर के लिए p में 1 ले रखा है। फिर देखिए i इज इक्वल टू 1 और i इज लेस देन n, तो n में हमारा 3 है, तो 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए। अब अगर टर्म ऑड हो तो प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे ये हमने ऑड चेक किया है, i mod 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या बच्चों चेक किया जा रहा है? ऑड सर ऑड टर्म। सर ये हाँ, ये सर ऑड है। ऑड पोजीशन पर है। हाँ, तो ऑड चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि i के पास 1 था, 1 2 से डिवाइड होगा, तो 1 2 से डिवाइड होता नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, 1 1 से मैच हो जाएगा। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं? x की पावर p कर रहे हैं, x के पास 2 है और p के पास 1 है, तो 2 की पावर 1 2 आ गया। और क्योंकि रिजल्ट इंटीजर में आ रहा है और मैथ डॉट पावर पॉइंट वाली वैल्यू देगा, इसलिए ये टाइप कास्टिंग करके INT लगा दिया कि पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, क्योंकि सम तो हमने इंटीजर ले रखा है ना। तो इसमें 0 था, 0 प्लस 2 तो 2 बन जाएगा इसके पास। तो यानी पहला वाला ये सॉल्व कर लिया हमने। उसके बाद अब मैं नीचे भी नहीं जाऊंगा, लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, i प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। अब 2 3 से छोटा है, नीचे आया, और 2 से 2 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 1 से मैच हो रहा है? 0 1 से मैच नहीं हो रहा है। तब हम कहां जाएं? एल्स में जाएं। Else में। हाँ, तो हम एल्स में चले जाएं। अच्छा देखो, ये एक चीज उस समय बताना जरूरी थी, नीचे जाना भी जरूरी था कि चलो अच्छा इसको मैं नीचे कर लेता हूं कि p को 2 2 बढ़ाना है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, p तो 2 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखो ये मैंने, अब ये कंडीशन जब चल गई थी ये वाली, तो फिर इफ से बाहर आते हो, p में क्या था? p में आपका 1 था, तो 1 प्लस 2 करने से कितना हो गया? 3 हो गया। अब लूप ऊपर गया तो पावर आपकी i प्लस प्लस होके कितना हो गया? 2 हो गया। 2 3 से छोटा है, नीचे आ गया। अब 2 से 2 डिवाइड कराओगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 0 1 से मैच हुआ? नहीं मैच हुआ, तो आप एल्स में चले गए। अब एल्स में क्या होना चाहिए? हमने यहाँ सेकंड टर्म में माइनस करना है, इसलिए सम इज इक्वल टू सम माइनस लिखा है, बाकी सब सेम। x के पास क्या था? 2 था, और 2 और पावर कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है, तो 2 की पावर 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये 8 जो आएगा, ये सम में क्या था? सम में 2 था पुराना वाला, तो 2 माइनस 8 हो रहा है, तो कितना हुआ बच्चों? 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 6 हो गया। फिर उसके बाद नीचे आए, अब p में क्या है? p में आपका इस समय क्या है? p में आपका 3 है, 3 प्लस 2 कर दिया तो 5 हो गया। 5 हो जाएगा। पावर ये हम लोग अलग से मैनेज कर रहे हैं, तो 5 हो गया, ये पावर मिल गई। उसके बाद फिर लूप ऊपर गया तो i प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया। अब 3 3 के बराबर है, लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है, ये ऊपर कंडीशन लिखी है, आपको एज्यूम करना है यहाँ पर। तो 3 3 के बराबर है,
तब 3 2 से फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 1 से मैच हो गया। अब क्या करना है, अब थर्ड टर्म में प्लस करना है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन ट्रू हो गई, और x के पास क्या था, x के पास 2 था, और p के पास क्या था, 5 था, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब 32 और सम में क्या है, सम में -6 है, तो 32 - 6 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26। उसके बाद फिर से आप बाहर आओगे इफ से, और ये p + 2 हो जाएगा, तो ये 5 से +2 होकर 7 हो जाएगा। लेकिन i ++ होके अब जैसे 4 होगा तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। तो आपका 26 रिजल्ट आ चुका है, और लूप से बाहर आओगे, सम को प्रिंट करा दो, 26 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज जो आपसे गलती हो सकती है कि आप जब इंटीजर में कैलकुलेशन हो रही है तो आप उसको सम को डबल ना लीजिएगा, और mat.pow लगाते समय INT जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि इंटीजर में कैलकुलेशन हो रही है। सर क्वेश्चन, यस बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि आपने टाइप कास्टिंग सर क्यों करनी है, क्योंकि इंटीजर में से रिजल्ट स्टोर हो रहा है, एस तो आईएनटी का ही है, तो ऑटोमेटिकली इंटीजर में आएगी वैल्यू। यस, आपने ध्यान से सुना नहीं, mat.pow डबल वैल्यू रिटर्न करता है। यस सर, और डबल डोमिनेंट हो जाएगी ना इंटीजर। वेरिएबल कैसा, वेरिएबल स्टोर करने वाला कैसा भी हो, लेकिन ये तो डबल वैल्यू दे रहा है ना, और डबल वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं होगी तो एरर आ जाएगी यहीं पे, और एक ओके नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो रिजल्ट वो स्टोर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको वैल्यू भी तो वैसी मिलनी चाहिए। उसको वैल्यू देने वाला कौन है, mat.pow है, वो तो डबल वैल्यू दे रहा है, और स्टोर करने वाला कह रहा है हम इंटीजर लेंगे, तब तो गलत हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। उसके बाद आप देखिए ये पैटर्न है, तो पैटर्न में आपका यहाँ पे मैंने जिसको समझाने का तरीका था वो ये था, ये है। तो हमने कहा था कि अलग अलग लाइन में i की वैल्यू क्या होती, तो अलग अलग लाइन में i की वैल्यू 1 2 3 4 5 लाइन चेंज करके होती है, और एक लाइन में j की वैल्यू क्या होती, तो 1 2 3 4 5 होती है। तो हमें यहां पर हमने एक गौर किया कि पहले कॉलम में सारे 1 हैं, दूसरे कॉलम में सारे 0 हैं, तीसरे कॉलम में सारे 1 हैं, चौथे कॉलम में सारे 0 हैं। यानी कि जब j की वैल्यू 1 और 3 और 4 5 है, 1 3 5, तो उस समय ऊपर कॉलम में देख रहे हैं तो 1 है, 1, तो ये 1 1 3 5 क्या है, ये ऑड है। तो यानी जब j की वैल्यू ऑड हो तब सिर्फ हमें 1 प्रिंट कराना है, और जब j की वैल्यू इवन हो, यानी कि 2 और 4 पे देखिए आपका 0 0 0 0 ही है कॉलम के हिसाब से, तो उस समय हमें 0 चाहिए। तो वही बस हमने यहाँ पे लॉजिक में लगा दिया है, और इसको हम चाहते तो इफ एल्स से कर सकते थे बच्चों। इफ j mod 2 इज इक्वल टू देखो इसमें ऑड में इज इक्वल टू 1, ऑड को हम पहले चेक कर रहे हैं, अगर 1 है तो एसओपी में ln ना लगाना, एसओपी में 1 प्रिंट करा दो, एल्स एसओपी में 0 प्रिंट करा दो। तो ये प्रिंट कराना है, तो इफ एल्स ना लिखकर हमने इसको शॉर्टकट में टर्नरी ऑपरेटर लिख दिया। मैं चाहता था कि बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो उनको टर्नरी ऑपरेटर की प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, कि एक क्वेश्चन आपका थ्योरी में आता है ना कि इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो या टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में कन्वर्ट करो, तो वो उस लिहाज से मैंने ये कर दिया। सर यस बेटा। सर अगर जैसे मतलब एसओपी लिखा है हम लोगों ने, तो फिर 1 जो आएगा वो उसमें डबल कोट्स में आएगा ना, क्योंकि हम लोगों को प्रिंट करना है। जो प्रिंट फंक्शन होता है ना बेटा, तो प्रिंट में डायरेक्ट वैल्यू अगर 1 मिल रही है तब भी वो प्रिंट कर देगा, और डबल कोट्स में 1 लिखोगे तब भी प्रिंट करेगा, 1 ही प्रिंट करेगा, और कोई चेंजेस नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। और बाकी अगर यहाँ पे आप डबल कोट्स लगा दे तो डबल कोट्स या सिंगल कोट कुछ भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, वो 1 और 0 ही प्रिंट करेगा। ओके सर। ये चेक कर चुका हूं मैं। अब देखिए ये वाले लूप कहां से डिसाइड होंगे, तो ये वाले लूप मैंने बताया था कि ये डिजाइन का, हर डिजाइन का स्टार वाला प्रोग्राम का लूप आपको याद होना चाहिए। तो इस डिजाइन में जो स्टार वाले प्रोग्राम मैंने कराया था वो उसके लूप याद होने चाहिए, वही डिजाइन है। और बाकी लॉजिक ये हमने जे वाले लूप से इवन आउट करके चेक कराया है। तो देखिए 4 लाइनों का प्रिंट करना था, मैंने 5 लाइन लिख दी हैं, 4 लाइनों का प्रिंट कराना है, तो इसलिए पहला लूप 1 से 4 तक चला दिया गया, और दूसरा लूप 1 से i तक, j इज लेस देन इक्वल टू i, तो 1 4 से छोटा है, नीचे है। मैं अभी फंडामेंटल ज्यादा नहीं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न आप मालूम है बहुत बड़ा है, तो आप उसके हिसाब से आप देख लीजिए उसको, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। j में 1 स्टोर हुआ, i में भी 1 है, 1 1 के इक्वल है तो नीचे आए, और j के पास क्या है 1 है,
तो 1 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 1 1 के इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क में जो भी लिखा है वो एसओपी को मिल जाए। क्वेश्चन मार्क में क्या है 1 है, तो 1 एसओपी को मिलेगा, तो ये सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप का नेचर है, तो ये नेस्टेड लूप के हिसाब से j++ होकर 2 हो जाएगा। 2 1 से छोटा है बराबर है नहीं है, तो आप फॉर लूप से बाहर, अब लाइन चेंज होनी चाहिए। तो देखो ये ln लगा है, लाइन चेंज हुई तो कर्सर नीचे उतर आया यहाँ पर, और फिर लूप ऊपर गया, i++ होकर आपका बच्चों 2 हो गया। 2 भी 4 से छोटा है, नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो अब यहाँ क्या होना है कि i की वैल्यू इस समय आपकी 2 है, और j की वैल्यू फिर से 1 ले लेगा। 1 2 से छोटा है, नीचे आ गए। अब 1 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर फिर से आपका 1 ही आएगा। 1 1 से मैच हो गया तो 1 आपका प्रिंट हो जाए, तो ये आपका 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद j++ होके आपका 2 हो गया, 2 2 के बराबर है, नीचे आया। अब 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 इक्वल टू 1 है तो नहीं है, तो कहां जाएंगे, तो कोलन साइन में जाएंगे। कंडीशन फॉल्स होने पर कोलन साइन में जाते हैं और उसकी वैल्यू को एसओपी को प्रोवाइड करा देंगे, और कंडीशन ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क में जाते हैं और उसकी वैल्यू जो भी लिखी है वो एसओपी को प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 1 से मैच नहीं होता है, तो ये आपका कोलन साइन में जाओगे और ये वाला 0 वाली वैल्यू एसओपी को मिल जाएगी, तो यानी कि अगला नंबर आपका 0 प्रिंट हो जाएगा। अब बच्चों आपको आइडिया हो गया होगा, आगे चलाने की यस जरूरत सर। नहीं मेरे हिसाब से। और यही चीज आपका इफ एल्स में हो सकती थी, अगर आप टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगाना चाहते। यस सर। तो ऐसे ही कोई फेमस क्वेश्चन ही आएगा जिनको भी मैंने पढ़ाते समय आपको फेमस कहा है। अच्छा, बाकी यहाँ पे आप क्लास बंद कर दीजिएगा। वर्डमैन खाली मैंने समझाने के लिए यहाँ बना दिया है। वर्डमैन आपको पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन वाली लाइन को या फंक्शन कॉल करने को फंक्शन ओवरलोडिंग में नहीं कहा जाता है, तो आप यहीं पे क्लास को बंद कर दीजिएगा यहाँ पर। और ये समझाने के लिए मैंने बना दिया कि प्रिंट फंक्शन में 9 भेज दिया तो वो नियॉन नंबर चेक हो जाएगा, और यहाँ पे 204 भेज दिया तो वो सीरीज चेक हो जाएगी, और यहाँ कुछ नहीं भेजा तो वो पैटर्न वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है सर सर यस। एक क्वेश्चन था सर, अगर मान लीजिए सर मैंने क्लास पब्लिक डिक्लेयर करी है लेकिन वॉइड में मैंने पब्लिक लिखा है ना स्टैटिक लिखा है, तो सर वो एरर तो नहीं दिखाएगा कोई? नहीं एरर दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही लेता है। ओके सर। सर अगर मान लीजिए वैसे क्वेश्चन में लेकिन मेंशन नहीं है कि वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से कॉल नहीं करना है, मेथड कॉलिंग नहीं करनी है, लेकिन सर अगर अगर मतलब जस्ट इन केस हम लोगों ने कर दी तो फिर उसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे? नहीं, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर ओके सही सर, लिखा है तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। ओके सर। फिर देखिए, अब यहाँ पे मैं गेस दे दूं कि एक आपका सर्चिंग सॉर्टिंग का प्रोग्राम आना है एरे का, और एक सर्चिंग का आना है, और डेटा आपके 3 तरीके के होते हैं, या तो नंबर के एरे में आएगा सर्चिंग सॉर्टिंग, या तो नाम के एरे में आएगा सर्चिंग सॉर्टिंग, और या तो कैरेक्टर के एरे में आएगा सर्चिंग सॉर्टिंग। तो इस तीनों प्रोग्राम को मैंने सीट में कायदे से दे रखा है, गेस सीट जो दी है उससे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो 2 प्रोग्राम है। हाँ, 2 प्रोग्राम मिलने हैं। अब क्योंकि उन्होंने स्पेसिमेन पेपर में एक प्रोग्राम एरे का ऐसा दे दिया जिसमें जनरल वर्किंग दे दी गई, जैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल देना, या 2 एरे के नंबरों को मर्ज करके तीसरे एरे में डाल देना, है ना, इस तरीके के जो जनरल प्रोग्राम थे, या मैंने जो जनरल प्रोग्राम यहाँ पे लिया है कि 20 नंबरों में जो नंबर प्राइम हो वो प्रिंट हो जाए। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट अगर देखें तो एक तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर वाला जो प्रोग्राम था एरे का, उसमें कुछ चेंजेस करके समम करवा सकते हैं। दूसरा आपका जो 2 एरे को मर्ज करना मैंने सिखाया है, उसका प्रोग्राम आपका यहां आ सकता है। तीसरा आपका किसी भी नंबर को एरे में फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, जैसे कि ये प्रोग्राम मैंने रख दिया है। तो ये 3 ही प्रोग्राम आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन्हीं 3 प्रोग्राम में से कोई आएगा। अब नंबर वाले प्रोग्राम में आपको यहां पर कोई भी नंबर, वो जो फेमस नंबर होगा, जैसे कि प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, उसी टाइप के प्रोग्राम को यहाँ पे लाया जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स है, कोई ऐसा नहीं कि कोई नया आ गया प्रोग्राम जिसका आप कोड ही नहीं बना पा रहे हो, बिल्कुल फिक्स। उनको एरे के अंदर पुराना कोई प्रोग्राम उठा के डालना है नंबर वाला। तो मैंने यहाँ पे प्राइम को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि प्राइम फेमस है, काफी दिनों से आया भी नहीं है, तो प्राइम हुआ। यस सर मर्ज और जो वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है वो कौन सी वीडियो में मिल जाएगा अगर देखनी है तो? एरे में ही मिल जाएगा। एरे टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है उसमें मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो ये मर्ज वाला भूलना नहीं, अपना पढ़ के जाना। हमने बताया ना, वो जो शीट मैंने दी है ऑनलाइन वाले ऐप में जो दी है, उसमें ये क्वेश्चन दिया है, तो उसको कंसीडर करो। तो आपके जो बचे हुए क्वेश्चन यहाँ पे शीट में नहीं दिए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पे शीट में वो क्वेश्चन दिए हैं जो नए हैं। बाकी जो पुराना लगातार कई सालों से रिपीटेड होता चला आ रहा है, वो वही शीट है जो अनसॉल्व मैंने दी है आपको।
लेकिन उसका सोल्यूशन आपको वीडियोस में मिल जाएगा। सर यस बेटा। सर फंक्शन ओवरलोडिंग में सर हम लोग ने दो क्लास सर दो वॉइड क्रिएट किए सर, फिर उसमें इनपुट करना है, एक में आईएनटी एक में फ्लोट है सर, और खाली एक में डालना है। ये है इस तरीके से, लेकिन ये सर काम इसमें आपको तो दोनों जा रहा है तो नंबर इसमें अलग हो गया है, खाली उसमें एक में आईएनटी इसमें फ्लोट है, तो अगर खाली फ्लोट में डालना है तो क्या करेंगे हम? अगर मान लीजिए 4 को फ्लोट बनाना होता तो 4 पॉइंट जो भी नंबर देना चाहें और एफ लगा देते बस, तो 2,4.5 एफ हो गया। फ्लोट में एफ लगाना जरूरी है, डबल में डी लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो पॉइंट वाली वैल्यू डबल ले ही लेता है। और बाकी दो पैरामीटर पहचान के वो इसी फंक्शन में जाएगा, ये दो पैरामीटर इसी के पास है। एक पैरामीटर पहचान के वो इसी फंक्शन में आएगा, और कोई पैरामीटर नहीं उसको पहचान के वो इसी पैटर्न वाले ही फंक्शन में आएगा। और क्योंकि आपको ये बनाना ही नहीं है, इसलिए आप क्यों इसकी चिंता कर रहे हो, आप यहीं पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना ऐसे। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर ये प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है कि ये 20 नंबर स्टोर कराओ, तो 20 नंबर में ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया, तो इसमें आपका ये प्राइम नंबर प्रिंट हो गए। तो देखो 45 प्राइम नहीं है, 65 प्राइम नहीं है, 77 प्राइम नहीं है, और 71 प्राइम है, तो ये प्रिंट हो गया। ऐसे ही आपका 67 प्राइम है, आगे कहीं दिया है, ये है 19 प्राइम है, और 31 प्राइम है। तो ये इसका सिंटेक्स आप याद कर लो कि एरे के प्रोग्राम में प्राइम नंबर का जोड़ा जा सकता है, एरे के प्रोग्राम में पैलिंड्रोम नंबर का जोड़ा जा सकता है, एरे के प्रोग्राम में कोई और नंबर का जोड़ा जा सकता है, यही बस हो सकता है। तो इसलिए सिंटेक्स खाली याद कर लो। तो सबसे पहले एरे में क्या करना होता है, इंपोर्ट वाली लाइंस लगाकर और इस वैल्यू स्टोर कराने तक सेम होता है, यानी कि यहां से ये सब चालू हुआ और स्कैनर लगा दिया, ये एरे डिक्लेयर किया, और ये आपका वैल्यू स्टोर करा ली। वैल्यू स्टोर कराने के बाद फिर ये यहां तक का ये सेम होता है। ठीक है, अब आप यहां पे जैसे मैंने arr.length लिख दिया, आप यहीं पे 20 लिख दो। ठीक है, मैं बदलता हुआ चल रहा हूं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसी तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे 20 लिख लो। अब जैसे लूप में ही मैंने आई को डिक्लेयर कर दिया है, तो आप लूप में ना डिक्लेयर करो, क्योंकि बार बार आपको डिक्लेयर करना पड़ जाएगा। तो आप ऊपर ही आई डिक्लेयर कर दो, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो जो वेरिएबल बार बार यूज होने उसको ऊपर ही डिक्लेयर कर लेना चाहिए। तो मैंने आई लिख दिया। ठीक है, तो बार बार आपको आप ये जो आई लिखना पड़ रहा है ये नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, ये मैंने हटा दिया, और यहाँ पे लेंथ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेंथ तो बताई गई थी। तो 20 हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अब देखिए वैल्यू स्टोर होने के बाद, वैल्यू ऊपर हम आपको मालूम है कैसे स्टोर होती है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर मैसेज दे दिया एंटर 20 नंबर। और यही अगर आप अंदर देना चाहें तो ये वाली लाइन से ये वाली लाइन से जस्ट पहले आप SOPLN में लिख सकते हैं एंटर आर नंबर, और A ऑफ I या ARR ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, आप वैल्यू स्टोर करा लीजिए, तो 20 नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि एक जैसी वैल्यू प्रिंट होनी, तो अच्छा तरीका ये लगता है कि पहले एक मैसेज डाल दो कि नीचे क्या प्रिंट होने जा रहा है। तो लूप चलाने से पहले एक मैसेज डाल दिया नीचे कि प्राइम नंबर प्रिंट होने जा रहा है। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी पुराना प्रोग्राम जब यहाँ पे आएगा एरे में, तो आपको एक खास बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में एरे का ही लूप चलाना है, उसके बाद जो भी पुराना वाला आया था उसका लूप चलाना है। तो एरे का लूप 0 से 20 तक का लूप चला दिया जाएगा। और फिर पुराना वाला प्रोग्राम कौन सा है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम है। तो प्राइम नंबर के प्रोग्राम को यहाँ पे लिखते समय आप याद करो कि प्राइम नंबर में c इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि आपको मालूम है उसमें काउंटिंग करनी होती है, तो c इक्वल टू 0 होता है। तो वो ऊपर डिक्लेयर ना करके दोनों लूपों के बीच में होना चाहिए c इक्वल टू 0, क्योंकि हर नंबर के लिए काउंटिंग करनी होती है, फैक्टर्स काउंट करने होते हैं, तो c इक्वल टू 0 बार बार चाहिए। तो इसलिए दोनों लूपों के बीच में ही होना चाहिए। ये अगर लाइन आप धोखे से भी भूल गए ना, तो आपका सब कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन पूरा प्रोग्राम खैर स्कूल वाले जैसे काट देते हैं वैसा नहीं काटा जाएगा। ये आपका अगर एक नंबर या दो नंबर की लाइन है ये c इक्वल टू 0 वाली, तो उतना ही कट जाएगा आपका, बस इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एरे वाला लूप चलाने के बाद फिर आप देखो प्राइम नंबर वाला लूप चलाना है। तो प्राइम नंबर कहां से कहां तक चलता है, 1 से उस नंबर तक चलता है, याद है? यस सर।
तो देखो ये जे वाला लूप मैंने 1 से चलाया और नंबर किसके पास है, ए ऑफ आई के पास या ए आर आर ऑफ आई के पास, तो ए आर आर ऑफ आई लिख दो, वो पहला नंबर 0 वाले बॉक्स वाला आ जाएगा। थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन कर भी लेता हूं एक नंबर के लिए। तो मान लीजिए आपने एरे में यहाँ पे 5 स्टोर किया है और यहाँ पे 6 स्टोर किया है, यहाँ पे 7 स्टोर किया, ऐसे करके कुछ स्टोर किया है। तो सबसे पहले 0 20 छोटा है, नीचे आ गया, सी की वैल्यू 0 हो गई और 1 से लूप चला दिया हमने, ये 1 है और ए आर आर ऑफ आई, आई 0 है तो 0 पे क्या है 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम 5 को चेक करना चाहते हैं कि 5 प्राइम है या नहीं है। अब यहाँ पे 5 लिख लिया गया, कर्ली ब्रैकेट एक खोल ही दिया है और जे में क्या है, जब 5 को चेक करना है तो 1 2 3 4 5 इतना लूप चलाना पड़ेगा। और ये 1 से कटता है तो C++ होके 1 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कटता है तो C++ होके फिर से 1 हो जाएगा, 1 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 फैक्टर निकलने चाहिए प्राइम में, तो वही यहाँ पे होगा। तो जे में 1 है, 1 से 5 कट जाएगा तो C++ होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर J++ होके 2 हुआ, 2 से 5 नहीं कटेगा, फिर J++ होके 3 हुआ, 3 से भी 5 नहीं कटा, फिर J++ होके 4 हुआ, 4 से भी 5 नहीं कटा, फिर J++ होके 5 हो गया। अब 5 से 5 फिर से कट गया तो C की प्लस होकर 2 हो गया। फिर लूप से जब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 5 के बाद प्लस होके 6 हो जाएगा ना, लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें चेक करना होता है कि जो फैक्टर से क्या 2 निकले हैं, तो 2 है सी के अंदर तो 2 2 मैच हो जाएगा, तो ए आर आर ऑफ आई प्रिंट करा दें। तो आई क्या था 0 था, तो 0 पे क्या था 5 था, तो सबसे पहला प्राइम नंबर आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप, इसके नीचे लूप बंद हुआ है, ठीक है, कौन सा आई वाला लूप, यहां चला जाएगा ऊपर। अब आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 होने के नीचे आए तो देखो सी की वैल्यू फिर से 0 हो गई ना, और यहाँ पे ए आर आर ऑफ 1 पे अब कौन सा नंबर चेक होने के लिए आ गया बच्चों 6। यस, यही आपको याद रखना। अब ये 6 आ गया अगला, क्योंकि आई 1 हो चुका है तो 1 पे 6 है। अब 6 प्राइम नहीं होता है क्योंकि 6 कितनी बार कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से फोल्ड कटेगा, बार 4 बार कट जाएगा सर, 4 बार कट जाएगा, तो सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। और लूप से बाहर आए, 4 2 से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है तो ये 6 प्रिंट नहीं होगा। फिर लूप ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा और सी की वैल्यू फिर से देखो 0 हो गई। और 1 से 7 तक चलाओगे तो कितनी बार कटेगा सर 2 बार, तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। और लूप से बाहर आओगे तो 2 2 से फिर से मैच हो गया, तो जो आपका 7 भी प्रिंट हो जाएगा। इस सर एक तरीके डाउट था इसमें यस बेटा, आप अभी भी सर, डाउट है। सर नहीं मतलब वो नहीं सर, इंट एक्स जैसे हम लोग एरे से चेक करा रहे हैं तो फिर इंट एक्स इक्वल्स टू एआई नहीं कर सकते, मतलब पहले एक नंबर में एरे की वैल्यू स्टोर करा ले फिर उससे चेक करा ले। तो लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, आप ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पर int x लिख लिया, या ऊपर भी x डिक्लेयर कर सकते हो, तो x इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, इस जगह पर i की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद जहां जहां ए आर आर लिखा था वहां पे x लिख दो। ओके सर। ये ऐसे कर सकते हो, तो ये एक और लाइन सर बढ़ा ली बस, और कुछ फॉर में आईएनटी अगर हम लोग डिक्लेयर करें तो उससे कोई मार्क्स तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, लेकिन जितनी बार लूप चलाओगे उतनी बार int i लिखना पड़ेगा, बस इतनी ओके दिक्कत सर। है। और भूल गए तो मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए चुपचाप ऊपर ही डिक्लेयर कर दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखो सारे ब्रैकेट बंद कर दिए, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपका स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। तो देखो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग एरे के साथ में सर्चिंग में भी आ सकती है और सॉर्टिंग में भी आ सकती है, लेकिन 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 स्ट्रिंग का अपना खुद का प्रोग्राम फिक्स्ड आना ही आना है, इसलिए स्ट्रिंग का अपना अच्छे से तैयार कर लो। मैं और एक लिस्ट जारी कर दूंगा कि स्ट्रिंग के वर्ड एक्सेप्शन लूप है नहीं, तो बिना वर्ड तोड़े कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, उनका एक सेपरेट एक और लिस्ट आपको दे दूंगा। ये तो इंपॉर्टेंट दे ही दिया है, बाकी और भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और करवा भी दूंगा, क्योंकि क्लासेस चलती रहेंगी। ये जब एग्जाम आपके चालू हो जाएंगे बच्चों, उसके बाद भी क्लासेस चलेंगी, जब जब बीच में ज्यादा गैपिंग होगी। जैसे किसी बच्चे ने कहा था, आयुष क्या बताया था, किस एग्जाम में कितने गैपिंग है? या सर जैसे हिस्ट्री में 4 दिन की, कम से कम 5 दिन की गैपिंग है, 4-5 दिन की। जी 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 जी, जी। हिस्ट्री में 6 की है पूरी। और ज्योग्राफी में मिल जाएगी, कंप्यूटर के पहले भी सर 2 दिन की गैपिंग है, कंप्यूटर के पेपर के हाँ, पहले। तो उस गैपिंग को कुछ ना मानो बच्चों, एक बार म्यूट करो। मैं साफ साफ बता रहा हूं, जो कंप्यूटर का 2 दिन का गैपिंग होगा ना, तो उसमें अगर आप सोचोगे कि हम सर के पास चले जाएं और वो कुछ पूछ लें, क्या कर लें, वो बिल्कुल बेवकूफी होगी। उस समय जो डेटा हमने दिया है, आंखें बंद करके सुबह दोपहर शाम जो भी टाइम मिला, उस डेटा को पढ़ो जो हमने बोर्ड के लिए दिया है। ऐसे तो डेटा बहुत सारा दिया है, लेकिन जो बोर्ड के लिए है वो उसको पढ़ो और कुछ ना पढ़ो, और ना किसी के पास पूछने जाओ, और
छोटा मोटा अगर कंफ्यूजन है भी तो फोन करके पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो। कहीं क्लास करने जाने से क्या मिल जाएगा यार, हम यहाँ उस समय तक हमको अगर कुछ लगेगा कि हाँ ये चीज बतानी, तो हमारे पास तो साधन है, हम बुला लेंगे आप लोगों को ऑनलाइन में और पढ़ा देंगे। तो उस 2 दिन का आप जो है बिल्कुल बर्बाद ना करना, 1 घंटा भी, मेरी तरफ से यही सजेशन है। लेकिन जिसको लगता है नहीं हमारा दिल घबरा रहा है, हमको तो पहुंचना है, सर से मिल लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर मोस्ट वेलकम। जिसको भी लगता है कि उनके पास कंफ्यूजन जो साल भर में कंप्लीट हुआ और लास्ट के 2 दिन में भी वो परेशान है, तो वो आते रहे, उनको मैं बुलाता रहूंगा और वो मेरा टाइम बर्बाद करें, मैं उनका टाइम बर्बाद करता रहूंगा। लेकिन ये जो बीच में टाइम अभी मिल रहा है आपको, उनमें आप अपने क्वेश्चंस को पूछते रहेंगे, ये ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर में आपको 100 में 100 मिल जाएगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। थोड़ा सा मेहनत लग रही है, कंप्यूटर में आपको 100 में 100 मिल जाएगा, नहीं तो 90 अबव और सबसे हाईएस्ट मार्क्स तो आपके बिल्कुल कोई काट ही नहीं सकता। कि जब आप पढ़ने वाले हो और हम पढ़ाने वाले हैं, तो फिर आप सोचो नहीं कि मतलब मन में भी ना लाओ कि 90 से नीचे नंबर आएंगे ना, 90 से ऊपर ही नंबर आएंगे और 100 में 100 आ सकते हैं, जितना मैंने डेटा दिया उसके हिसाब से अगर आपने हमारी बातों को फॉलो किया। ठीक है, अभी मुझे फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो स्ट्रिंग में आपने देखा, इसमें क्या था कि एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और उसके सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देना। इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं करनी, स्ट्रिंग के सारे लेटर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो जैसे मैंने कंप्यूटर इनपुट किया, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर इनपुट किया, तो ये क्या लिख गया, इनपुट आउटपुट थोड़ा सा यहां पे मैं सही कर दे रहा हूं। इनपुट में मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये इनपुट है। तो आउटपुट में कंप्यूटर को COMPU अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कंप्यूटर में देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मदद करो, सबसे पहले ई आ जाएगा ना? नो सर, सबसे पहले सी आएगा। अब पहले सबसे पहले आएगा सी, फिर ई, EM, एम आ जाएगा, P, ओ लगेगा, उसके बाद पी। सर पहले ओ आता है, पी के पहले वो आता है। OP आर RT टी यू। बहुत अच्छा। तो ये टी और यू। आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था कि डिजिट में अगर ऐसा हो कि कोई नंबर दिया है, उसमें डिजिट को असेंडिंग या डिसेंडिंग करना हो, तब भी यही तरीका अप्लाई करना है। और स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो, तब भी ये तरीका अप्लाई करना है। क्या तरीका है कि आपको फॉर का पहला लूप चलाना है, जिसमें जैसे आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ABCD करना है, तो A से लूप चला दिया Z तक का, ठीक है। ये पहला तो ये हो गया। अगर डिजिट की किसी नंबर के डिजिट को असेंडिंग डिसेंडिंग करना होता, तो यहां पर 0 से लूप चला देते, डिजिट 9 तक होती ना, 0 से 9 तक का लूप चला देते, तो ये डिजिट के लिए होता। और फिर डिजिट तोड़ने वाला अंदर लूप होता, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये स्ट्रिंग जो इनपुट कर रहे हैं उसको तोड़ने वाला लूप अंदर है इसके। तो ये आप देखिए, पहले हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रिंग इनपुट करा ली str में, और उसको क्योंकि हम अल्फाबेट का अपर केस लोअर केस दोनों होते, तो मैंने लोअर केस में ही कन्वर्ट कर लिया। हो सकता है क्वेश्चन में भी कहा गया हो लोअर केस में कन्वर्ट करो। उसके बाद उसकी लेंथ निकाल ली, क्योंकि लूप चलाने की लेंथ तो चाहिए होती है। फिर जो नई स्ट्रिंग आएगी अरेंज होकर, उसको हम सॉर्टेड str में स्टोर करेंगे। इतना बड़ा वेरिएबल का नाम ले लिया, ये मीनिंगफुल इसी को कहते हैं, मीनिंगफुल नाम लेने चाहिए। अगर नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं, VD टेबल तो बनाओगे ही, ठीक है। तो ये एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली, आओ फिर उसके बाद आपने लूप चला दिया। अब मैं जल्दी से इसको बताऊंगा, बस फटाफट बोलते जाइएगा आंसर, तो आपका हो जाएगा क्लियर। तो देखिए, ये है आपका COMPUTER, ये है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये किसी को भी असेंडिंग डिसेंडिंग कराने का ये वाला लूप जो है बहुत अच्छा है, चाहे नंबर हो चाहे कैरेक्टर हो। तो कैरेक्टर में ये लगेगा और नंबर में 0 से 9 तक चला देना। अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा गया होता तो Z से A तक चला देते, ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस। ये बात तो समझ रहे होंगे ना सब लोग? यस सर। तो देखिए, CH इक्वल टू A लिख दिया, तो CH में A स्टोर, कैरेक्टर से भी लूप चलाया जा सकता है, ये भी देख लीजिए। CH में A स्टोर का, CH को मैंने कैर टाइप का डिक्लेयर, ये कैर CH ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी कर सकते, क्योंकि एक ही बार यूज होना है, इसलिए मैंने यही कर लिया।
तो CH में A स्टोर हो गया, A छोटा है Z से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब ये वाला लूप होता है, अगर नंबर के केस में होता तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप यहीं पे होता, और कैरेक्टर में तो यही वाला लूप लगता है, 0 से लेस देन लेन वाला लूप चला दो। तो अब क्या करना है, यहां पर रियल में क्या हो रहा है कि ऊपर वाला लूप सबसे पहले A दे रहा है, और नीचे वाले लूप लेन लेन में लेंथ निकाल ली, इसमें जैसे 7 तक गया तो 8 लेंथ आई हुई। अच्छा लेंथ, ओके सर। तो 0 इज लेस देन लेन 8, यानी कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब यहां पर आई वाला कैरेक्टर तोड़ लिया, तो आई क्या है 0, तो 0 पे सबसे पहले क्या टूटा, C टूटा, और यहां पर C आ गया, और CH के अंदर क्या था, A था। तो अब इसका सेंस क्या है कि अभी C टूटा है तो C A से मैच हो, फिर O टूटेगा तो O E से मैच हो, फिर M टूटेगा E से मैच हो, C A से मैच हो, फिर यानी कि इसके स्ट्रिंग के सारे लेटर्स तोड़कर हमको A से मैच कराना, क्योंकि पहला लेटर हमारा ऊपर वाले लूप ने A दिया है। तो इसमें A कोई है बच्चों? नो सर। क्योंकि आई प्लस प्लस बार बार होगा ना, तो आई 0 पे तो C तोड़ा है, जब आई प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा तो O तोड़ेगा, तो O को भी A से मैच किया, फिर M को भी A से मैच किया, फिर P U T E R कोई भी A से मैच नहीं हुआ, तो यानी कि ये वाला लूप फॉल्स हुआ, और ये वाला लूप फॉल्स होने के बाद यहां आएगा, और यहां से ये वाला लूप ऊपर चला जाएगा। अब CH प्लस प्लस होकर B हो गया। अब फिर नीचे आने पर क्या होगा, अब यहां पर CH में B आ गया है, और STR CH में फिर से सबसे पहले I 0 है ना, तो 0 पे C टूटेगा। अब C को B से मैच कराओ, फिर O को B से मैच कराओ, फिर M को नहीं B मैच से मैच करेगा। कराओ, तो नहीं मैच होगा। फिर ये वाले I वाले लूप से बाहर आए, और फिर से CH प्लस प्लस होकर अब C हो गया। अब देखो ये C सर अब मैच हो जाएगा नीचे अब आके। अब पहले ही कैरेक्टर C टूटेगा, C से मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा तो C क्या है, इसमें जुड़ जाए, ये खाली स्ट्रिंग थी ना C, इसमें जुड़ गया। और कोई कैरेक्टर टूटेगा तो C से मैच होगा, नो सर। नहीं होगा। फिर लूप फॉल्स हुआ, फिर CH प्लस प्लस होके आपका C के बाद ABC D दे देगा, तो D में भी नहीं कोई मैच करेगा। कैरेक्टर नहीं, फिर ABCD E F G H E फिर ई आपका मैच कर CH प्लस जाएगा। प्लस होकर E हो जाएगा जब, तो यहां पर आपका E आ जाएगा, और सबसे पहले C टूटेगा I पर, I 0 था, C E से मैच हो रहा है, नहीं। फिर 1 पे आपका O टूटेगा, O मैच हो रहा है E से, नहीं। फिर M टूटेगा, M मैच हो रहा है E से, नहीं। फिर P टूटेगा, E से मैच हो रहा है, नहीं। फिर U नहीं, फिर T नहीं, फिर E टूटेगा 6 पे, तो E से मैच हो जाएगा। तो E कहाँ जुड़ जाए, सॉर्टेड STR में। सॉर्टेड STR तो में। इसमें C सॉर्टेड पहले, STR। हाँ सॉर्टेड STR में C पहले था, इसमें E और जुड़ गया है ना। उसके बाद R तो मैच होगा नहीं। फिर आपका I प्लस CH प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, E के बाद E F G H I J K L M है ना। तो मैच कर जाएगा हाँ, सर। तो M मैच कर जाएगा, तो M के बाद O M N फिर O मैच कर जाएगा, O M N O, फिर P मैच कर जाएगा, M N O P, फिर Q R मैच कर R हो जाएगा, जाएगा सर, हाँ मैच कर जाएगा। S T मैच देन कर T हो जाएगा, जाएगा, देन U हो जाएगा, लास्ट में U। यू हो जाएगा ये सर। पूरी स्ट्रिंग सॉर्टेड STR में आ जाएगी बच्चों। उसके बाद लूप से बाहर आए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैसेज डालकर आपने ये स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। कोई दिक्कत? नो सर। सर हाँ सर अगर हम लोग मान लीजिए जैसे if CH is equal to str.caret I लिख दे डायरेक्ट, तो भी चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा। str.caret I वाला ये वाला पोर्शन उठाकर और यहाँ पे डाल दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें आप स्टोर नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट मैचिंग कर रहे हो तोड़कर। उसके बाद अब यहां पर मैंने स्ट्रिंग का ये एक और क्वेश्चन ले, क्योंकि स्ट्रिंग एरे ही के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। फंक्शन के दो क्वेश्चन फिक्स हो गए, और बाकी सारा स्ट्रिंग एरे का ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रिंग एरे कायदे से याद करो। अब जैसे यहाँ पे हमको जब हम बना रहे थे तो हमारा मन हुआ, क्योंकि लीनियर सर्च आनी चाहिए, एक बबल शॉट आएगी, एक लीनियर सर्च आनी चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च आपकी जस्ट पिछले साल आ चुकी है, तो उसके हिसाब से हमें इस साल लीनियर सर्च देना चाहिए। लेकिन हमने सोचा कि लीनियर सर्च तो सबको रटी है, और मैंने शीट में भी इतनी बार दे रखा है, क्यों ना कोई नया क्वेश्चन ट्राई कर ले। इसलिए मैंने नया क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर लिया, क्योंकि ये भी सर्चिंग से ही रिलेटेड था कि 10 सिटी के नाम इनपुट कराओ, और हर नाम में पहला लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे जितने नाम हैं सिर्फ उनको प्रिंट करना है, बाकी सब नामों को छोड़ देना है।
तो 10 सिटी के नाम इनपुट कराओ, उसमें ऐसी सिटी के नाम जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और लास्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो। कोलकाता में देख रहे हो कि कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ए वॉवेल है, ऐसे दिल्ली में पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और दूसरा लेटर लास्ट लेटर वॉवेल है। समझ पा रहे हो बच्चों? सर Yes, sir. क्या स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। फिर से रिफ्रेश करो। सर 2-3 बार कर चुके हैं सर। तो अब हम अपना हमारा इंटरनेट ले लो, समझ गए? तो ये चीज है, रीजॉइन करो फिर से। और क्या बताएं? तो बच्चों इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट ही मैच करना था, तो हमने इंडेक्स ऑफ वाला तरीका बताया है ना सारे बच्चों को। हाँ सर। इसमें इंडेक्स ऑफ में हम लोग क्या करते हैं कि वॉल नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें अपर केस लोअर केस का अगर जेंडर छोड़ो तो सारे लेटर इसमें स्टोर करा लो, ए ई आई ओ यू और ए ई आई ओ यू, ये सारे लेटर स्टोर करा लो, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इंडेक्स नंबर इसके पड़ जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसे समझ लो लिस्ट है कि जैसे ये आपका, मैं हल्के से 2 नाम खाली चला के दिखाता हूं, ठीक है। तो ये बॉक्सेस बने हैं, तो 2 नाम मैं चला रहा हूं। तो पहला नाम मैंने यहाँ पे दिल्ली ले लिया, DELHI, और दूसरा नाम मैंने यहाँ पर कोई ऐसा ले रहा हूं जो कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला ना हो, जैसे जमशेदपुर है, इसमें स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से हुई लेकिन एंडिंग वॉवेल से हुई नहीं हुई है, देख पा रहे हैं? यस सर। तो ये नहीं प्रिंट कराना है। तो ये भी एक सर्चिंग का ही रूप है कि ढूंढना है, तो ढूंढने वाला काम हमने यहाँ पे करा दिया है। तो ये 2 नाम मान लीजिए मैंने ले लिए, तो दिल्ली प्रिंट होना है और ये जमशेदपुर नहीं प्रिंट होना है। तो देखिए क्या किया गया, एक आपका सिटी नाम का जो मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम लिया, तो स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया जिसमें 10 सिटी के नाम ले लिए, बाकी एक नॉर्मल स्ट्रिंग वॉल नाम का ले लिया जिसमें ये आपके AEIO वॉवेल स्टोर करा लिए। स्कैनर वाली लाइन ऊपर भी हो सकती थी, धोखे से नीचे हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी नीचे कर देता हूं। सीक्वेंस एक बार जो याद कर लो वही आप रखो, तो आपसे हाथ आपके जो है और दिमाग साथ साथ चलेगा, और सीक्वेंस बदलने पर फिर दिमाग हो सकता है कुछ और लिख जाए और हाथ कुछ और लिख जाए, तो इसलिए वजह से एक ही जैसा फॉर्मेट हमने याद कराने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए, अब एरे है तो बिना लूप तो कुछ स्टोर नहीं होगा, तो एंटर 10 सिटी ने मैसेज दे दिया, और हम चाहते तो इसकी लेंथ निकाल सकते थे, और नहीं तो लेंथ फंक्शन ऐसे लगाया जा सकता है, सिटी डॉट लेंथ लिखोगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट 10 ही लिख दो, काहे चक्कर में पड़े हो, तो यहाँ पे 10 लिख दो, हमें मालूम है 10 सिटी है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे चला रहे हैं। या इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, जैसे यहाँ पर, हाँ देखो ये वाली लाइन मैं ऊपर कर देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने सर इसके सर मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे सर, कि लेंथ हम निकाली नहीं, अपने मन से लिख दी। अरे अपने मन से नहीं लिख दी, हम अपने मन से तो 20 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने दिया गया सर। हमने 10 ही क्यों लिखे, क्योंकि 10 सिटी के नाम बताए गए। यस सर। तो देखो हमने यहाँ पे इसकी लेंथ को बार बार सिटीज डॉट लेंथ ना लिखना पड़े, उसके लिए हमने सिटीज डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करते हुए n में स्टोर कर लिया। अब आप यहाँ पे n यूज कर सकते हो, जहां 10 लिखना है वहां पे n यूज कर लो, ठीक है। तो ये n यूज कर दिया, तो n में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और आपको मालूम है एरे में लेंथ फंक्शन में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता, ये सबको याद है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि एक MCQ तो इसी का आ जाएगा कि कोई एरे में ले रखा है उन्होंने, अब उसमें कहेंगे सही करेक्ट ऑप्शन उसकी लेंथ निकालने का बताओ, तो वो लेंथ फंक्शन चाहे नंबर का एरे हो, चाहे कैरेक्टर का एरे हो, चाहे स्ट्रिंग का एरे हो। अब लेंथ फंक्शन में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए, उसी को 4 तरीके से लिखेंगे, उसमें एक सही होगा, कुछ ऐसे आएगा, ये आ सकता है। तो हर बेसिक चीज पढ़ाई नहीं जा सकती, ये क्लास में जो पढ़ाया गया है वो आपको वहां काम आएगा जिसने ढंग से क्लास की है। तो ये देखिए सारे सिटी के नाम स्टोर हो गए, तो हमने मान लीजिए ये 2 नाम स्टोर कर लिए, ये लूप चलने से 2 नाम स्टोर हो जाएंगे। फिर एक सभ्यता क्या है कि जो रिजल्ट प्रिंट होने वाला है लूप चलाने से पहले उसको लिख दो यहाँ पे कि क्या हम प्रिंट करने जा रहे हैं। तो सिटी स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड एंडिंग विद वॉवेल, ये ऐसे नाम प्रिंट होने जा रहे हैं। उसका देखो फिर से मैंने n को यूज कर लिया क्योंकि n में मैंने लिमिट ले रखी है, अगर n ना यूज किया होता तो 10-10 दोनों जगह लिख देते आयुष, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस लाइन का मतलब पढ़ लीजिए, जैसे कि आप चाहो तो इस दिल्ली वाले वर्ड को किसी स्ट्रिंग में पहले निकाल लो
और फिर उस स्ट्रिंग के 0 वाले इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर वो निकालो। लेकिन उसकी जरूरत क्या है, हमें मालूम है ना कि ये वाला वेरिएबल सिटीज नाम से है, ये पूरा वेरिएबल मेमोरी जो है ये सिटीज नाम से, इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा है। ये सिटीज नाम से है और आपका यहां पर आई जब 0 होगा तो 0 पे दिल्ली स्टोर है और आई जब 1 होगा तो उसमें जमशेदपुर स्टोर है, ऐसे मान के चलो। अब क्योंकि पहला और आखिरी लेटर चाहिए बच्चों, हमें पहला और आखिरी लेटर, तो हर नाम का पहला लेटर किस इंडेक्स नंबर पे होगा? 0 पे सर। 0 पे होगा। तो देखो सिटीज, हाँ सिटीज ऑफ आई लिखा गया तो आई 0 है तो 0 पे क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। और दिल्ली के 0 1 2 3 4, तो 0 वाले इंडेक्स नंबर पे क्या होगा? डी आएगा, तो डी इसमें टूट गया। अब लास्ट हमें आई तोड़ना है, तो आई तोड़ने के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए होगी, तो हमने यहाँ क्या किया, एक लेन नाम का नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इसको ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे लेकिन ये लाइन तो यही यूज करनी पड़ेगी आपको। लेन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और सिटीज ऑफ आई डॉट लेंथ लिखा, तो सिटीज ऑफ आई डॉट लेंथ से यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी सर 9। अरे कहाँ, अभी आई 0 है भैया। अरे सर 5 नहीं, 5 नो नो नो, 9 तब होती जब वो 10 सिटी का लेंथ पता करना होता है। तो 5 आएगी दिल्ली की, तो यहाँ तो हमने आई लिखा है ना, तो आई 0 है तो 0 पे जो नाम है उसकी लेंथ निकाली जा रही है। 5 पूर्वी यस सर। 0, आई 0 है तो 0 पे जो नाम है कौन सा? दिल्ली है। और लेंथ Yes. फंक्शन में देखो गोल वाला ब्रैकेट ना लगा होता तब तो ये पूरे नाम गिन लेता, लेकिन गोल वाला ब्रैकेट लगा, इसका मतलब पर्टिकुलर एक नाम के नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 -1 कर दिया हमने। अब 4 हो जाएगा सर। अब ये -1 क्यों किया हमने? सर इंडेक्स नंबर निकालने के लेंथ -1 से, क्योंकि हमें 9 मालूम है लेंथ हमेशा एक ज्यादा होती है और आखिरी इंडेक्स नंबर चाहिए हमें, तो आखिरी ये सर तो 4 लेंथ में एक माइनस करने पर ही मिल सकता है। तो यहाँ पे लेंथ निकली 5 और 5 -1 कर दिया तो ये 4 आ गया। और फिर देखो अब मैंने क्या किया, जैसे ये पहली वाली लाइन में 0 वाला कैरेक्टर तोड़ा था, अब हमने वही वाली लाइन फिर से यूज की, सिटीज ऑफ आई, आई क्या है? 0 है, तो 0 क्या है? दिल्ली है। दिल्ली वाले में से कैरेट से कैरेक्टर तोड़े, कौन सा? लेन वाला। लेन में क्या है? 4 है। सर 4 है सर, 4 है। आई है आई। तो देखो लेन में 4 है, 4 पे क्या है? आई है, तो ये आई मिल जाएगा ना इसमें। यस सर। तो यहाँ पे CH में तो D आ गया और CHR में क्या आ गया? I आ गया। उसके बाद अब ये वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ वाला फंक्शन एक बार समझ लो, फिर से मौका मिल रहा है आपको। याद रखना कि वॉल में क्या है? सारे वॉवेल हैं, और जो कैरेक्टर हम लोग CH और CHR में तोड़ रहे हैं उनको हमें वॉल में ढूंढना है। तो CH का मतलब है D को वॉल में ढूंढना है और CHR का मतलब है I को वॉल में ढूंढना है। तो अगर कैरेक्टर मिल गया, जैसे कि ये I जो है इससे मैच हो जाएगा, तो इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न होगा? सर ग्रेटर देन 1, 7 रिटर्न होगा। 7 होगा। 7 रिटर्न होगा। अगर D मैच नहीं हुआ इसके अंदर -1 तो -1। तो ये बात आपको पता है। तो पहला क्या चेक करना है? कॉन्सोनेंट चेक करना है। तो कॉन्सोनेंट यानी हमने देखो वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो CH का, CH में क्या टूटा था? D टूटा था। यस सर। यस सर। तो वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो D का, तो वॉल में D का इंडेक्स नंबर ढूंढो। नहीं है सर, -1 होगा। -1 आ जाएगा। अब -1 आएगा तो हमें कॉन्सोनेंट चेक करना है। तो जब भी कॉन्सोनेंट चेक करना होगा तो हमेशा इक्वल टू -1 चेक करना, ध्यान रखना इस बात को। कॉन्सोनेंट चेक करना हो तो इक्वल टू -1, क्योंकि हमें मालूम है कॉन्सोनेंट तो इसमें है ही नहीं वॉल में, तो -1 ही रिटर्न होगा, तो -1 को -1 से मैच करा लो। ठीक है? यस सर। ये वाला -1 इस वाले -1 से मैच होगा, तो ये मैच हो गया है, और -1 का मतलब कॉन्सोनेंट चेक कर रहे हो, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई ना बच्चों? यस सर। उसके बाद अब इसमें देखो वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो, और यहां पे मैंने एक मिसप्रिंट फिर से कर दिया, ये CHR है, CH ही लिख दिया। CHR में क्या है सर? वो लास्ट लेंथ वाला, लास्ट इंडेक्स। यस सर, लास्ट 4 जो निकला था, 4 से आई जो निकला था। आई जो है सर, आई वो है। तो वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो आई का, स्मॉल आई का। अब ढूंढो 4 तो 7 है, 7 स्मॉल आई है ना। स्मॉल आई वॉल में ढूंढो, ये वॉल है।
यस सर, अच्छा 7. अच्छा 7 तो 7 आएगा। तो वॉवेल जब भी चेक करना होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर ए चेक हुआ तो 0 आएगा ना इंडेक्स नंबर, तो वो 0 Yes, 0 से sir. मैच होना चाहिए। तो यहाँ 7 आया, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो यानी ये भी कंडीशन ट्रू हो गई और ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, और एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू है। तो क्या प्रिंट हो जाए? सिटी ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा। यस सर, डेली तो प्रिंट हो डिग्री जाएगा. ऑफ आई पे क्या है? डेली है, तो डेली आपका पहले प्रिंट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, तो 1 पे आपका कौन सा कैरेक्टर कौन सा वर्ड आ जाएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर. बिल्कुल। दो ही बच्चे ऐसा लग रहा है पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शोर नहीं मचाना चाहिए। जिनको समझ में आ रहा है चुप बैठे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 1 पे आपका यहाँ पे जमशेदपुर आ जाएगा। जरा देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी? 10 सर। हाँ, तो देखो जमशेदपुर 1 पे है, तो उसके 0 वाले इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर जे। टूट जाए तो जे होगा सर. जे इसमें आ गया। और जमशेदपुर का हमने यहाँ पे लेंथ फंक्शन से लेंथ निकाला, तो 10 लेंथ निकलेगा। 10 माइनस 1 8. सर 9। सर ये एक चीज अच्छा, हाँ, समझ लेंथ, में हाँ, नहीं। 9 हो जाएगा. हाँ सर इतना हम लोग को लेंथ में सर स्टोरी क्यों कराना, मतलब डायरेक्ट डॉट कैरेट करके लेंथ -1 कर दे गोल ब्रैकेट लगा के सर। ये वाली पोर्शन को अगर आप उठाकर, ये इतने पोर्शन को उठाकर अगर आप यहाँ रखते हो तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाएगा। नहीं सर, उसमें नहीं कह रहे, CHR में कह रहे हैं सर लेंथ -1 निकाल लें। CHR में लेंथ यस सर, -1। सिटीज आई डॉट लेंथ तो वही -1 मैं कह डॉट रहा हूँ, कैरेट लेंथ. सॉरी, वो मैं यही कह रहा था कि सिटी ऑफ आई डॉट लेंथ -1 तुमको यहां रखना पड़ेगा, इस जगह पे रखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो एक लाइन साफ सुथरी बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको क्यों कॉम्प्लेक्स बनाओ। लाइन Yes, sir. कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। सर यस सर। तो यहाँ पे 9 आएगा। अब लेन हमने दे निकाल ही लिया है, तो 9 पे इसमें क्या है? आर टूट जाएगा जमशेदपुर में। यस तो सर। यहाँ पे आर आ जाएगा। अब देखो फिर से लास्ट टाइम देख लो इंडेक्स ऑफ का यूज। वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो CH का, CH में क्या है? J। तो बताओ क्या आएगा? नहीं होगा सर, -1 ही हो जाएगा. -1 आएगा। -1 आया, तो -1 मैच हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट चेक हो गया, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। उसके बाद दूसरा देखो, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो CHR का, CHR में क्या है? R। यस सर, नहीं मिलेगा, नहीं क्योंकि मिलेगा वो भी सर। कॉन्सोनेंट है ना. तो इसमें भी -1 आएगा। अब क्योंकि ये कॉन्सोनेंट आ गया, हमें लास्ट वाला लेटर हमारा वॉवेल होता तो प्रिंट कराते। अब -1 आया, तो -1 का मतलब कॉन्सोनेंट है, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉल्स. तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये कंडीशन ट्रू है। तो एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, तो इसका मतलब एंड क्या करेगा? हटा देगा सर। प्रिंट नहीं होगा सर, वो भी फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स फॉल्स कर देगा। तो इसका मतलब आप अंदर नहीं आओगे, और सिटी ऑफ आई का मतलब है जमशेदपुर नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, यस सर, फिर Yes, sir. बाहर आ जाएंगे। अब इफ से बाहर आए और अगली बार क्या होगा, फिर अब अगला नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके सारे नाम मैच होंगे। अब बच्चों यहाँ पे समझो कि आप बुद्धू वाली बातें ना करो कोई बच्चा। अब जैसे ये एग्जाम्पल एक मैंने दिया है, अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं ये ऐसे कर दूं कि 10 सिटी के नाम स्टोर कराओ, चाहे 10 पर्सन के नाम स्टोर कराओ, कोई भी बदला जा सकता है तो नाम ही। और हम कहें कि जिन नामों की स्टार्टिंग लेटर वॉवेल है सिर्फ वो नाम प्रिंट हो। अगर हम ये कह दें तो सिटी में ही कर दें कि जिन नेम्स का स्टार्टिंग वॉवेल से हुआ है तो वो नाम प्रिंट हो जाए, तो उसमें आप घबरा जाओगे, ये तो नया क्वेश्चन आ गया। अरे पहला कैरेक्टर तोड़ने का तरीका यहां देख लिया ना आपने, अब Yes, उसको sir. वॉवेल में चेक करना है, तो यानी क्या करेक्शन कर दें? ये जो CH में आया है इसी को हम यहां पर CH लिख देंगे ये, और ये वाला सब पोर्शन हटा देंगे, हमें लास्ट लेटर चाहिए ही नहीं, ये वाला पोर्शन सब हटा देंगे, खाली ये लाइन और यहाँ पे CH। समझ पा रहे हो? यस सर. तो ये प्रिंट हो जाएगा फिर सारे। तो ये पहला लेटर हो गया। मान लीजिए हम ये कह देते कि हमें सिर्फ वो नाम प्रिंट कराने हैं जिनका आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो सर CHR -1 वाली को लिख यस सर, देंगे। तो आखिरी में -1 का चेक करवा देंगे. तो यानी ये वाली लाइन हट जाती है और ये वाली लाइनें दोनों आ जाती और ये वाली इफ कंडीशन आ जाती। तो ये छोटा Yes. मोटा अगर चेंज हो जाता है तो थोड़ा दिमाग खोल के रखना, ये नहीं कि खाली रटे ही रहे हो, लॉजिक रटो। रटना है तो ये रटो कि वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ कैसे लिखा जाता है,
क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ लिख ही नहीं पाते। और गलत लिखने से अच्छा है कि जो लंबी वाली लाइन आपको याद है वो लिख डालो। फिर भले ही आपको 5 बार कैपिटल ए लिखने कैपिटल ABCD वाला वॉवेल लिखना पड़े और 5 बार स्मॉल ABCD वाला वॉवेल लिखना पड़े, और कंडीशन में आप लिख डालो। अगर आप वॉल वाली कंडीशन भूल गए हो 10 बार लिखना पड़ेगा। सर इफ का यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे आपने वॉल का यूज करा, इफ int c इक्वल टू a, वो वाला सर। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये कॉन्सोनेंट वाला जो है उसकी कंडीशन बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी तुमको। यहाँ पे कॉन्सोनेंट में लिखोगे ना कि नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू ई, नॉट इक्वल टू आई, है ना? हाँ सर, ये सर वही। तो उसमें एंड लगाना पड़ेगा, और लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यस सर। हाँ ये वाला याद रखना पड़ेगा। और ये वाले सारी फंक्शन से कितना सुंदर है। ठीक है बच्चों, ओवरऑल ये आपकी क्लास मैंने कंप्लीट कर दी। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वैसे भी कुछ बच्चों को इतना समझाया फिर भी उन्होंने जो है वीडियो बड़ी करवाई दी हमारी। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, लेकिन मैं चाहता था कम समय में ज्यादा ज्यादा डेटा मिल जाए। अब अगली क्लास से जो आपका होगा, आप जो पूछना चाहो, जहां पूछना चाहो, मैं तो पूरे साल भर इसी चीज के लिए परेशान रहा ना कि आप लोग जो पूछ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको नॉलेज भी है। बहुत सारे बच्चे इस क्लास में भी नहीं आए हैं, आपको मालूम है क्यों? मुझे खुशी है, मैं जानता हूं वो पढ़ने वाला बच्चा है और उसको आता है, उसको टारगेट मालूम है, अपना उद्देश्य मालूम है, इसलिए वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बच्चे यहां आए हैं और फिर भी होशियार हैं, फिर भी आए हैं, तो वो उससे भी ज्यादा अकलवान है, क्योंकि पता नहीं मुंह से कौन सी बात समझ लास्ट मोमेंट में सिर्फ पेपर को ध्यान में रखते हुए बातें निकलती है ना मुंह से टीचर के, उसको जनरल बातें नहीं पढ़ानी होती। तो पता नहीं कौन सी बात हमारे मुंह से निकल जाए जो MCQ में फंस जाए, या हम कोई स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे तो हमने जैसे अभी अभी लेंथ वाला बताया, एरे की लेंथ में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता, वैसे लगता है। तो ये चीज डिस्कस हो गई ना आपसे। अभी आप आए हो, लेकिन वो होशियार बच्चे नहीं आए हैं, तो हो सकता है उनसे वो चीज मिसिंग भी हो जाए, अगर हो सकता है। तो ये मेरे पास मेरी लाइफ बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। इस वजह से जो आ रहे हैं तो अच्छा, और नहीं आ रहे हैं तो अच्छा, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं और यहां आ रहे हैं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो गलत बात है। तो अगली क्लास में खूब क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। गुड नाइट, और पढ़ते रहियो। 3 शीट जो मैंने बताई, 2 फिजिकल दी हैं और एक जो आपके ऐप पे पड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। गुड गुड नाइट। नाइट बच्चा। गुड नाइट।